हाँ जी, तो अभी हमें स्टार्ट करना है नेक्स्ट चैप्टर, वो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। देखिए, जब हम बाकी सारे हेड्स पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि हम हेड क्यों पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने सैलरी पढ़ा, जॉब से पैसा रिसीव हो रहा है। हाउस प्रॉपर्टी, मकान से इनकम आ रही है। बिजनेस प्रोफेशन समझ में आता है, कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हो। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर कैपिटल गेन क्यों अराइज होता है। तो कैपिटल गेन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा व्हाट इज द बेसिस ऑफ चार्ज। इसका बेसिस ऑफ चार्ज क्या है, तो समझना, ध्यान सुनना। एनी प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। समझना क्या लगा है कि सर आपका क्या होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर किसका होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। सर कैपिटल गेन कब प्रोविजन एप्लीकेबल है, जब आप कैपिटल एसेट का क्या करते हैं, जब आप कैपिटल एसेट का ट्रांसफर करते हैं, देन ओनली कैपिटल गेन हैंड विल बी एप्लीकेबल। कब करना होता है, ये करना होगा आपको प्रीवियस ईयर में, इफेक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। शेल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। तो कैपिटल गेन हेड्स कब लगेगा, जब हम क्या ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल एसेट ट्रांसफर करते हैं, तब कैपिटल गेन हेड एप्लीकेबल होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसकी इनकम कैलकुलेट करेंगे और कुछ एग्जाम्पशंस देंगे जो मेंशन है कहाँ पर, सेक्शन 54 से लेकर के 54 जीबी तक के कुछ हम एग्जाम्पशंस वहां पर माइनस करेंगे, एंड रिमेनिंग विल बी योर कैपिटल गेन। चलिए, तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। पहला ही क्वेश्चन कि सर कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है। प्रैक्टिकली अगर कैपिटल एसेट का मतलब बोलूं तो यहां लिखा हुआ है ऑल मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स, या कह लो एफेक्ट्स। ठीक है ना, क्या लिखा है, ऑल मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स आर कैपिटल एसेट्स। सारी, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, वो क्या कहलाती है, दैट इज नोन एज कैपिटल एसेट्स। ठीक है। लेकिन लेकिन सर सारी चीज़ें इंक्लूड कर देंगे तो सोचो, मेरे पास स्टॉक इन ट्रेड है, मान लो हम ये मोबाइल वगैरह का सेलिंग करने का काम करते हैं, मोबाइल का क्या करते हैं, सेल करने का काम करते हैं। अब मैं मोबाइल को सेल करने का काम करता हूँ, ये तो मेरा स्टॉक हो गया। जब इसको बेचूंगा तो जो प्रॉफिट है वो किधर जाना चाहिए, तो स्टॉक इन ट्रेड पीजीबी पे जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो बोल रहे हैं कि यार वो तो कौन से में चला जाएगा, कैपिटल गेन में जाएगा क्या, नहीं। इसलिए हमने क्या लिखे हैं, इसलिए हमने लिखे हैं एक्सेप्शंस। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं कि क्या कैपिटल एसेट्स है, फिर पढ़ते हैं कि क्या कैपिटल एसेट्स नहीं है। जैसे कि पहला, ऑल काइंड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज वेदर हेल्ड एज पर्सनल यूज और फॉर बिजनेस यूज। लेकिन क्या नहीं है, नहीं है उसमें स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो सिंपली ऑल मूवेबल, ठीक है ना, ऑल काइंड ऑफ इमूवेबल एंड मूवेबल, ठीक है ना, ऑल मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स आर कैपिटल एसेट्स। लेकिन उसमें से क्या नहीं है, उसमें से आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड जो है वो कैपिटल एसेट में कंसिडर नहीं होगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेकंड है पर्सनल मूवेबल एसेट्स। सारी जो भी पर्सनल मूवेबल एसेट्स है वो भी आपकी क्या है, कैपिटल एसेट है। ठीक है। लेकिन पर्सनल मूवेबल एसेट कौन सी कैपिटल एसेट है, ज्वेलरी, शेयर्स, डिबेंचर, सिक्योरिटीज, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये कैपिटल एसेट है। लेकिन इसके अलावा जो भी पर्सनल मूवेबल एसेट्स है, जैसे कि आपके पहने हुए कपड़े हो गए, आपके घर के अंदर पड़ा हुआ फर्नीचर हो गया, ये सब आपके लिए कैपिटल एसेट नहीं है। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, फॉर एग्जांपल आपके पास अपनी कार है, ठीक है ना, पर्सनल कार है जो बिजनेस यूज में नहीं आती, क्या वो कैपिटल एसेट है, आंसर इज नो सर, वो कैपिटल एसेट नहीं है। हाँ, आपकी पहनी हुई ज्वेलरी एसेट है, बोले यस सर। शेयर्स है, यस सर। आर्कियोलॉजी कलेक्शन है, डिबेंचर्स है, ड्राइंग्स है, पेंटिंग है, स्कल्पचर्स है, ये सब कैपिटल एसेट होगी। बाकी वो सारी चीजें कैपिटल एसेट्स कंसीडर नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर लैंड विच इज सिचुएटेड इन द अर्बन एरिया। जो भी अर्बन एरिया में सिचुएटेड है वो कैपिटल एसेट नहीं है। जो भी रूरल एरिया में सिचुएटेड है, ठीक है ना, जो भी रूरल एरिया में सिचुएटेड है वो एसेट नहीं, जो अर्बन एरिया में है वो है। अब क्वेश्चन आता है कि सर रूरल और अर्बन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पॉइंट क्या है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट एन कैपिटल एसेट। रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं है। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड का मतलब क्या होता है, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से कम है तो इट इज रूरल एरिया। कौन सा एरिया हो गया, वो हो गया आपका रूरल एरिया। ठीक है। ठीक है,
अगला, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख के बीच में है, तो बियॉन्ड 2 किलोमीटर्स, उस एरिया के 2 किलोमीटर के बाहर का एरिया रूरल माना जाएगा और बाकी का अर्बन माना जाएगा। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में है, तो बियॉन्ड 8 किलोमीटर्स, 8 किलोमीटर के बाहर रूरल एरिया माना जाएगा और 8 किलोमीटर के अंदर अर्बन एरिया माना जाएगा। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ की सॉरी यहाँ पर 6 किलोमीटर्स है, ठीक है। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, तो बियॉन्ड 8 किलोमीटर्स, 8 किलोमीटर के बाहर वो क्या मानी जाएगी, वो आपके लिए 8 किलोमीटर के बाहर वो आपके लिए रूरल मानी जाएगी, 8 किलोमीटर के वो अंदर वो अर्बन मानी जाएगी। के बाहर आ रहा है वो सारी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, और अर्बन एग्रीकल्चर इस लिमिट के बाहर आ रहा है, ठीक है ना, बियॉन्ड 2 किलोमीटर के या 8 किलोमीटर के बाहर आ रहा है, वो सारी आपकी रूरल एग्रीकल्चर लैंड है। और जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आती, ठीक है। जो इसके अंदर आ रहा है, जैसे मान लो आप किसी एरिया में रहते हो जहाँ की पॉपुलेशन 5 लाख है और उसके 6 किलोमीटर के अंदर के एरिया में आप आ रहे हो, इसका मतलब वो क्या हो गई, वो आपकी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो गई। और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इज लाइबल फॉर कैपिटल गेन टैक्स, उसके ऊपर आपका कैपिटल गेन चार्जेबल होगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें इसके अंदर और नहीं आती, तो एग्रीकल्चर लैंड नहीं आती, और क्या चीज़ नहीं आती है, ठीक है। तो जो अर्बन एरिया में है वो तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आती है, जो रूरल एरियाज में है वो एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन में कवर नहीं होती। फिर 6.5 गोल्ड बॉन्ड्स 1977, 1999, 7% गोल्ड बॉन्ड्स 1980, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980 एंड स्पेशल बियरर बॉन्ड्स 1991। सर ये चीज़ें ध्यान सुनिएगा, ये चीज़ें कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आती है, जबकि ये सारी चीज़ें आपकी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में फॉल करती है, ठीक है। तो कैपिटल एसेट में ये चीजें आएगी, और जो दूसरी लिखी हुई है वो चीजें आपकी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगी, ठीक है। चलिए, अब सर जब हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि जो हमारी एसेट्स है, जो हमने अभी निकाली, जो हमारी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आ रही है, क्या वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। हमें क्या डिफाइन करना होगा, हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारी जो एसेट है वो शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन में आ रही है या लॉन्ग टर्म में आ रही है। दोनों के कंप्यूटेशन के अंदर डिफरेंस है, आई रिपीट अगेन, दोनों के कंप्यूटेशन में डिफरेंस है, इसलिए दोनों को आपको रीड करना होगा। पहला फर्स्ट पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं या फाइंड आउट करते हैं कि सर ये एसेट कौन सी है, शॉर्ट टर्म एसेट कौन सी होती है, लॉन्ग टर्म एसेट कौन सी होती है। जैसे ये आइडेंटिफाई करो, लेकिन स्टेप वाइज चलना, बहुत फटाफट पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छे से पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज छोड़ नहीं रहे हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कैपिटल एसेट है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने पूछा आपका खुद का घर, बोले है सर। आपकी पर्सनल कार, नहीं है सर। आपकी ज्वेलरी, है सर। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि सर ये एसेट है। फिर एसेट को आइडेंटिफाई करने के बाद में आप उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, सर शॉर्ट टर्म कौन सी है, लॉन्ग टर्म कौन सी है। कैसे करेंगे सर, अगर जो हमारे पास फाइनेंशियल एसेट्स है, सर फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब क्या हुआ, किसी तरह के शेयर सिक्योरिटीज, किसी तरह के यूनिट्स ऑफ यूटीआई, किसी तरह के जीरो कूपन बॉन्ड्स, अगर ये चीजें हैं आपके पास में, Following items are treated as short-term capital assets if they are held for not more than 12 months। अगर वो 12 महीने से ज्यादा के लिए आपके पास नहीं होते हैं तो वो आपके लिए शॉर्ट टर्म माने जाते हैं, 12 महीने से ज्यादा होने पर वो लॉन्ग टर्म माने जाएंगे, ठीक है। अगला, दोनों चीजों को साथ में पढ़ाता हूँ। अनलिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड शेयर तो ऊपर आ गए, अनलिस्टेड शेयर्स एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, इनके लिए जो टाइम पीरियड है वो है 24 महीने। इसमें भी कितना है, 24 मंथ्स, मतलब 2 साल अप्रोक्सीमेटली। 2 साल से कम पीरियड है तो शॉर्ट टर्म, नहीं तो लॉन्ग टर्म एसेट्स। इसके अलावा कोई एसेट बच गई, फॉर एग्जांपल आपके ज्वेलरी हो गई या अदर कोई एसेट हो गई, तो उन सब के लिए जो टाइम पीरियड है वो है 36 मंथ्स। 36 महीने से कम का पीरियड है तो वो शॉर्ट टर्म, और 36 महीने ज्यादा का पीरियड है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी। क्वेश्चन है कि सर ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का डिफरेंशिएट करके मैं करूंगा क्या। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को डिफरेंशिएट करने के बाद आपको करना है कैलकुलेट कैपिटल गेन। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, बहुत एक इजी फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। कैपिटल गेन के अलावा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम फॉर्मेट देखते हैं, बाकी कोई सा भी चैप्टर फॉर्मेट बेस्ड कभी नहीं होता, ठीक है। इसमें भी एक छोटा सा फॉर्मेट है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है इसमें। तो पहला, अगर हमारी जो एसेट है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो कौन सा गेन निकलेगा, शॉर्ट टर्म निकलेगा। ध्यान रखिएगा, गेन है, गेन ऑल्सो इंक्लूड लॉसेस, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉसेस, और लॉसेस दोनों आते हैं इसमें। सबसे पहले हमने उसको कितने में बेचा,
सेल कंसिडरेशन माइनस कर दीजिए कि सर बेचने का खर्चा कितना है, कमीशन वगैरह दिया हो, ट्रांसफर का एक्सपेंडिचर दिया हो वो कितना था, वो माइनस कर दीजिए। ये बचेगा हमारा नेट सेल कंसिडरेशन। तो सबसे पहले क्या किया, सेल कंसिडरेशन कितना आया माइनस एक्सपेंडिचर, ये बच गया नेट। नेट में से क्या माइनस करना है, कितने में खरीदा था, हम बोलते हैं इसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। क्या क्या बोला बेटा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर दी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस कर दी, ये बच गया हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको देने हैं सारे एग्जम्पशंस, जो भी एग्जम्पशंस के ऊपर एप्लीकेबल है वो सब एग्जम्पशन दे दिए। ये बच गया हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कितने में बेचा माइनस बेचने का खर्चा माइनस इंप्रूवमेंट का खर्चा माइनस एक्विजिशन खर्चा, ये हो गया हमारा कैपिटल बचा, उसमें से एग्जम्पशन दे देना। अभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर बिल्कुल सेम टू सेम, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दो तो लॉन्ग टर्म का फॉर्मूला बन जाता है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या सर, सेल कंसिडरेशन वो का वही, कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसफर के एक्सपेंडिचर वो के वो, कोई दिक्कत नहीं। जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, आई रिपीट अगेन, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है वो इंडेक्स्ड हो जाती है। इंडेक्स का मतलब क्या है, इंडेक्स का मतलब कि सर पुरानी वाली वैल्यू को, आई रिपीट अगेन, पुरानी वाली वैल्यू को मैं आज की वैल्यू पर लेकर के आऊं, उसको मैं बोलता हूं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये जो आएगा, अगला जो पॉइंट आएगा, ये बनेगा हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो किससे निकला है, जो निकला है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। उसमें से जो भी एग्जम्पशंस है वो माइनस कर देना। ये बन गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और ये बन गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो ये दो पॉइंट कैलकुलेट हो गए। पहला क्या कैलकुलेट हो गया, पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट हो गया, और दूसरा क्या कैलकुलेट हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट हो गया आपका। ठीक है, बोलिए क्लियर है, ओके सर। अब हमने एक पॉइंट छोड़ दिया इसमें, हाँ, कि सर हम जब बात करते हैं, अभी हमने क्या क्या आइडेंटिफाई कर दिया सर, कैपिटल एसेट क्या होती है, ट्रांसफर कर दिया। कैपिटल एसेट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, शॉर्ट टर्म कौन सी होती है, लॉन्ग टर्म कौन सी होती है, ये पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अभी जो अगला पॉइंट आता है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, वो है सर कि ट्रांसफर कब आता है, क्यों, क्योंकि सर हमारा जो कैपिटल गेन टैक्स चार्जेबल होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर, तो ट्रांसफर का मीनिंग दिया हुआ है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 47। ट्रांसफर इन द रिलेशन टू कैपिटल एसेट इंक्लूड्स, पहला एनी सेल एक्सचेंज रिलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट, मतलब कि बेचना, एसेट को कन्वर्ट करवाना, या एसेट का राइट विड्रॉ करना, एक्सटिंग्विशमेंट और रिलिंक्विशमेंट, ठीक है ना, राइट को छोड़ना, ठीक है, या जब गवर्नमेंट हमारी प्रॉपर्टी को कंपल्सरी एक्वायर कर ले, वो भी ट्रांसफर है। अगला, वेयर इन द केस द एसेट इज कन्वर्टेड इनटू बाय द ओनर्स देयरफॉर इनटू ट्रीटेड बाय हिम, ठीक है ना, जो एसेट पहले हमारे बिजनेस में थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, या कैपिटल एसेट को हमने बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया, वो भी हमारे लिए क्या है, वो भी हमारे लिए क्या है, ट्रांसफर। ठीक है, ये लिखा हो इसी को। द मेच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, ये भी हमारे लिए ट्रांसफर की डेफिनेशन में आएगा। तो ट्रांसफर मतलब ये मत समझना कि सर ट्रांसफर का मतलब सेल है खाली, नहीं नहीं सर, सेल के अलावा भी बहुत सारी चीजें ट्रांसफर की डेफिनेशन में कवर हो सकती है। इट कैन बी कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसफर। ठीक है, तो ट्रांसफर का मतलब क्या है, सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट होना, अब द राइट को भेज, राइट को छोड़ना, राइट को विड्रॉ करना, या अगर गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया है एसेट का, वो भी आपके लिए ट्रांसफर है, या स्टॉक इन ट्रेड को आप कन्वर्ट कर दो कैपिटल में, कैपिटल को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लेते हो, पहले खुद का घर था उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, ये भी क्या माना जाएगा, ट्रांसफर। पहले घर में ज्वेलरी पड़ी थी उसको ज्वेलरी शॉप में जाके रख दिया, ये भी क्या है, ट्रांसफर। या जीरो कूपन बॉन्ड की मेच्योरिटी हो जाए, ये भी क्या है, ट्रांसफर। तो ये सारी चीजें ट्रांसफर की डेफिनेशन का पार्ट बनती है। दीज ऑल आर कवर्ड द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। तो पॉइंट क्या क्लियर हो गया, कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट में क्या चीज़ आती है, नहीं आती है, कौन सी चीज़ें शॉर्ट टर्म एसेट है, कौन सी चीज़ें लॉन्ग टर्म एसेट है, शॉर्ट टर्म का ट्रीटमेंट क्या करना है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट का क्या करना है, और ट्रांसफर किससे, ट्रांसफर क्या माना जाता है। अभी क्वेश्चन आता है कि सर आपने यहाँ एक वर्ड बोला था कि सर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स का मतलब पुरानी वाली वैल्यू को आज की वैल्यू पर लेकर के आना। तो सर ये इंडेक्स निकालते कैसे, तो इंडेक्स का हमने यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, एकदम से फॉर्मूला दिया हुआ है सर इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करना है। पहला पॉइंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे, इंडेक्स कॉस्ट का मतलब है मींस द कॉस्ट एडजस्टेड एज पर द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ठीक है, कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच एसेट वाज ट्रांसफर्ड अपॉन इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच एसेट वाज फर्स्ट परचेज्ड। ये क्या बन जाएगा आपका, मतलब सुनना, मैंने क्या किया है, मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को पुरानी वैल्यू से आज की वैल्यू पर लेकर के आ गया हूं। मैं
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को पुरानी वाली वैल्यू से आज वाली वैल्यू के ऊपर लेकर के आ गया। क्या कहलाता है ये? क्या कहलाता है ये आपके लिए कहलाता है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये इंडेक्स कहाँ से दिए होंगे, तो वैसे तो ये इंडेक्स कहाँ पर दिए होंगे, इंडेक्स विल बी गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। ये वाली इंडेक्स शीट है, 2001-2 का इंडेक्स होता है 100, और हमारे एग्जाम का जो इंडेक्स है 2020-21 का इंडेक्स कितना है 301। आगे वाला भी इंडेक्स आ चुका 317 के आसपास है वो, लेकिन हमें जो ध्यान रखना है कि अच्छा और कुछ याद न रखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि 2001-2 का जो इंडेक्स है वो 100 है, और 2020-21 का जो इंडेक्स है वो 301 है। 301 इज द इंडेक्स ऑफ 2020-21, उसका इंडेक्स हमको गिवन है। बाकी जो हमको इंडेक्स है वो गिवन, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा, एक बार उसको रीड आउट कर लीजिए। बाकी इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। आपको डायरेक्ट कोई सीआईए में पूछने वाला नहीं है, आई रिपीट अगेन, आपको डायरेक्टली कोई सीआईए नहीं पूछेगा। अभी सर इंप्रूवमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय इंप्रूवमेंट? सर इंप्रूवमेंट का बहुत सिंपल सा मतलब है, जैसे मान लो अगर मैंने कोई एसेट नहीं परचेज करी, अगर मैंने कोई एसेट परचेज करी, फॉर एग्जांपल मैंने एक नया मकान परचेज किया, उस मकान के ऊपर मैं एक और एडिशनल हाउस बना रहा हूँ, ये एडिशनल फ्लोर बना रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, ये सब मेरा इंप्रूवमेंट हो गया। इंप्रूवमेंट मतलब जो उस एसेट की वर्थ को बढ़ाता है, जो उस एसेट की वर्थ को इंक्रीज करता है, वो कहलाता है इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अभी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को किस में कन्वर्ट करना है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को आपको कन्वर्ट करना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को किसमें कन्वर्ट करना है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाइड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच एसेट वाज ट्रांसफर्ड अपॉन इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच द कॉस्ट वाज इंकर्ड। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। क्या बन जाएगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो सिंपल, अभी तक अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमने पूरा कैपिटल गेन कैलकुलेट करना सीख लिया। फर्स्ट आइडेंटिफाई करो कैपिटल एसेट है या नहीं, कैपिटल एसेट को आइडेंटिफाई करने के बाद में क्या करना है, उसको सेकंड थिंग पर लेकर के आना है। सेकंड थिंग क्या रहने वाली है, सेकंड थिंग रहेगी कि सर ये कैपिटल एसेट है, इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, ये ट्रांसफर है या नहीं। बोले सर ट्रांसफर की डेफिनेशन में आगे बोलो ओके सर, अभी डिफाइन करो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। बोले सर ये भी कर दिया कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में भी डिफाइन कर दिया, अब शॉर्ट टर्म पर कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लो, लॉन्ग टर्म के ऊपर कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लो। बोले सर यस ये भी कर लिया, खत्म काम। तो अब क्या आता है सर, अब आते हैं, ज्यादा नहीं है, कुछ है 15-20 है, ठीक है ना, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस का मतलब क्या होगा कि जहां पर कई बार कभी मैं डेट को चेंज करूंगा, कभी मैं फेयर मार्केट वैल्यू को चेंज करूंगा, कभी मैं कॉस्ट को चेंज करूंगा। तो जब मैं किसी न किसी छोटी मोटी चीज के अंदर डिफरेंशिएट करूंगा, किसी नई चीज को ऐड करूंगा, ठीक है ना, कहाँ पर कहीं पर जो नॉर्मल प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होता, तो वहां पर हमारा ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। तो पहला पॉइंट देखिएगा, इफ एनी एसेट परचेज बिफोर 1 अप्रैल 2001, अगर कोई एसेट है जो 1 अप्रैल 2001 से पहले हमने बाय करी, ठीक है, हाँ जी, तो अगर आपने एसेट परचेज करी है 1 अप्रैल 2001 से पहले, तो क्या होगा, इफ एनी कैपिटल एसेट हैज बीन परचेज और कंस्ट्रक्टेड बिफोर 1 अप्रैल 2001, इन दैट केस कॉस्ट शैल बी कंसिडर्ड टू बी द कॉस्ट इंकर्ड और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट। अब समझना वो ध्यान से कि सर अगर मैंने एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर करी, तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या हो गई कि सर मेरा जो CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखा है वो 2001-2 के बाद में दे रखा है, अब 1-2 से पहले का तो इंडेक्स दे नहीं रखा, तो क्या करेंगे। तो सबसे पहला आंसर कि अगर आप बिफोर लेते हो, एसेट बिफोर लेते हो, तो CII ऑफ 2001 मतलब 1 अप्रैल 2001 ही कंसिडर किया जाएगा। पहला पॉइंट, 1 अप्रैल 2001 को जो CII था वही कंसिडर किया जाएगा, और कोई कंसिडर नहीं किया जाएगा। सेकंड, अब ये तो नाइंसाफी हो गई, जो 2001 में खरीदा उसको भी 100 का इंडेक्स दे रहे हो, और उसके पहले वालों को कोई 1980 में खरीदी हो, कोई 1970 में खरीदी हो, उसको भी आप 100 का दे रहे हो। तो सरकार ने बोला ओके, डरने की जरूरत नहीं है, हम आपको एक चीज़ और दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं सर, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर। दोनों में से जो भी ज़्यादा वैल्यू हो उस वैल्यू को आप यहाँ पर कंसिडर कर देना। आई रिपीट अगेन, क्या लिखा है, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर,
दोनों में से जो भी ज़्यादा होगी उसको हम यहाँ पर कॉस्ट रेफर कर देंगे, ठीक है। और जो हायर आएगी उसका हम इंडेक्स करेंगे कहाँ से मान के, CII 2001 का मान करके हम उसका इंडेक्स कर देंगे। तो ये ट्रीटमेंट करना है अगर आपने एसेट परचेस करी बिफोर 1 अप्रैल 2001। अगला, ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारे स्पेशल केसेस। वैसे ये भी स्पेशल केस के अंदर ही आता है पर उसको अलग ट्रीट कर लेते हैं। पहला केस है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अगर हम कैपिटल एसेट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसको स्टॉक इन ट्रेड में, देखिएगा, द प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन बाय द ओनर ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू द ट्रीटमेंट इन द स्टॉक इन ट्रेड। मान लो हमारे पास कुछ ज्वेलरी पड़ी हुई थी, उस ज्वेलरी को मैं आपको सिंपल से समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ज्वेलरी पड़ी हुई थी, उस ज्वेलरी को हमने परचेस किया था 1 अप्रैल 2017 को 10 लाख रुपए में। इस ज्वेलरी को मैं क्या करता हूं, मैं कन्वर्ट कर देता हूं इसमें स्टॉक इन ट्रेड में। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, स्टॉक इन ट्रेड में। कब कन्वर्ट किया, 1 अप्रैल 2019 को। और जब मैंने कन्वर्ट किया तब इसकी फेयर मार्केट वैल्यू चल रही थी 15 लाख रुपए। ओके सर, इसको मैंने सेल कर दिया। अब गोल्ड में आप जान ही रहो रेट तो बहुत बढ़ी रही है, ठीक है। इसको मैंने सेल कर दिया फ्रॉम स्टॉक। कब सेल किया है, 1 अप्रैल 2021 को मैंने इसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया, मैंने इसको सेल कर दिया है 18.5 लाख रुपए में। कितने में सेल कर दिया, हमने इसको सेल कर दिया है 18.5 लाख रुपए में, 18,50,000 रुपए में हमने इसको पूरी तरह से क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने इसको 18.5 लाख रुपए में सेल कर दिया तो अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। हाँ जी, सोच कर देखिए अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि जब आप इसको बेचोगे, टैक्सेबल कब होगा, टैक्सेबल होगा ये 1 अप्रैल 2021 को। सेल कंसिडरेशन जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा कितना, जब स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया तब इसकी वैल्यू क्या चल रही थी, 15 लाख रुपए। तो 15 लाख रुपए सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। पोस्ट एक्शन कितना माना जाएगा, 10 लाख रुपए माना जाएगा। 5 लाख रुपए हमारा कैपिटल गेन आएगा और 5 लाख रुपए टैक्सेबल कब होगा, 5 लाख रुपए टैक्सेबल होगा 1 अप्रैल 2000, ठीक है, टैक्सेबल होगा 1 अप्रैल 2021 को। लेकिन वैल्यू कौन सी लेंगे, जब हमने कन्वर्ट किया तो हम जिस दिन कन्वर्ट किया उस कन्वर्जन के दिन की जो वैल्यू आ रही है वो वाली वैल्यू हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ध्यान रखिएगा वैल्यू कौन सी कंसिडर करनी है, जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं उस दिन कौन सी वैल्यू आ रही है वो हम वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो ये हमारा ट्रीटमेंट किसका हो गया, जब हमने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। अब पूरा प्रोविजन पढ़ लेते हैं, आपको देख लीजिएगा। इट्स ट्रीटमेंट बाय हिम एज स्टॉक इन ट्रेड फॉर अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय हिम शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स एज हिज इनकम ऑफ द previous year in which such stock in trade is sold or otherwise transferred by him. For the purpose of section 48, the fair market value of the asset on the date of conversion, fair market value on the date of conversion will be treated as full value of consideration. बोलिए क्या आपको क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। तो इसको मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर रखा है। सबसे पहले क्या ले लीजिए, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, जो भी वैल्यू आ रही है, ट्रांसफर के खर्चे माइनस कर दीजिए, ये कंसीडरेशन आ गया। इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस कर दीजिए, कैपिटल गेन आ गया। और अगर कोई एग्जाम्पशन हो तो वो माइनस कर देना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला स्पेशल केस। फ्रेंड्स तो अब हम शुरू करते हैं हमारा केस नंबर 2। केस नंबर 2 है कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। समझना हो क्या रहा है, आपके पास में कैपिटल एसेट है और गवर्नमेंट उस एसेट का कंपल्सरी एक्विजिशन कर लेती है, मतलब गवर्नमेंट ने उस एसेट को अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। अब केस समझना और क्वेश्चन समझना, ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट ने कैपिटल एसेट को आपके कंपल्सरी एक्विजिशन में ले लिया है, कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। अगर इस तरह से एक तो देखो, एक तो सरकार ने आपकी प्रॉपर्टी ले ली, क्वेश्चन आता है कि क्या ये भी ट्रांसफर माना जाएगा, मतलब इसके ऊपर भी कैपिटल गेन चार्जेबल होगा। द आंसर इज यस, सरकार बोलती है कि इसके ऊपर भी कैपिटल गेन चार्जेबल होगा। आपने कई बार देखा होगा कि कहीं पर हाईवे निकल रहा है, वहाँ पर आसपास छोटे मोटे मकान है, तो सरकार क्या करती है उन मकानों को अपने कब्जे में ले लेती है, अपने एक्विजिशन में लेती है। उसको हम बोलते हैं कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। देखिएगा, कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग
ट्रांसफर बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, द कंसिडरेशन फॉर विच वॉज डिटरमाइंड और अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई एंड द कॉम्पनसेशन और द कंसिडरेशन फॉर सच ट्रांसफर इज इनहेंस्ड। ठीक है, अब समझना कि अगर प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर लिया है तो क्या होगा, क्या कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा? पहला आंसर इज यस। क्या ट्रांसफर माना जाएगा? यस। अब कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट होगा? सबसे पहले आपको क्या देखना है, व्हाट इज द टोटल कॉम्पनसेशन रिसीव, आपको कितना पैसा मिला। ठीक है, इवन द पार्ट इज रिसीव्ड द होल अमाउंट इज टैक्सेबल, तो कितना अमाउंट मिला वो हो गया। माइनस माइनस हमें क्या करना है कि सर ट्रांसफर पर कितना खर्चा हुआ, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। सिंपल बात है। ठीक है, तो देखिए चेंज क्या हो रहा है। नॉर्मल कंडीशन में हम ये बोलते थे कि सेल कंसिडरेशन मतलब अमाउंट रिसीव्ड, यहाँ क्या होगा, सेल कंसिडरेशन कौन सा अमाउंट है, और वो अमाउंट है जो डिसाइड किया है गवर्नमेंट ने। आई रिपीट अगेन, यहाँ पर अमाउंट कौन सा है, वो अमाउंट है जो डिसाइड किसने किया है, ये अमाउंट किसने डिसाइड किया है, डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, एक डिफरेंस तो ये हो गया। ओके, ये आ जाएगा आपका नेट सेल कंसेशन से, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉस्ट ऑफ एक्शन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्सेशन वगैरह जो आप करते हो वो सब करना ही करना है। कोई एग्जाम्पशन वगैरह है वो भी माइनस करना है। अब इसमें बात क्या ध्यान रखनी है, पहली बात तो ध्यान रखनी की जो सेल कंसिडरेशन है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड किया वो पूरा का पूरा अमाउंट हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि सर ये टैक्सेबल कब होगा, तो टैक्सेबल व्हेन द फर्स्ट ऑब्लिक इनिशियल अमाउंट इज रिसीव्ड, मतलब जब तक आपको पैसा रिसीव नहीं होगा, जब तक आपको अमाउंट रिसीव नहीं होगा तब तक ये टैक्सेबल नहीं होगा। जब आपको अमाउंट रिसीव हो जाएगा, जब आपको मनी रिसीव हो जाएगी तभी ये टैक्सेबल होगा, उससे पहले ये टैक्सेबल नहीं होगा। आई होप आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, कंसिडरेशन वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब समझिए अगला पॉइंट। ठीक है, अब आता है इसका अगला पॉइंट, वो है कि सर ये टैक्सेबल कौन से ईयर में होगा, जब पैसा रिसीव होगा तब टैक्सेबल होगा। लेकिन जो कैलकुलेशन होगी वो कब होगी, ध्यान रखिएगा टैक्सेबल कन्वर्जन पर ही हो जाएगी। ठीक है, मैंने फुल लेक्चर्स में इसके बारे में बहुत बड़ी बात करी है कि जब आपका कन्वर्जन होता है तभी आपको कैपिटल गेन कंप्यूट कर लेना है, और टैक्सेबल कब करना है, जब आपको रिसीव होगा तब आपको टैक्सेबल करना है, उससे पहले आपको टैक्सेबल नहीं करना है इसको। ठीक है, अब होता क्या है कि ये तो कॉम्पनसेशन आपको को मिल गया, हमने कैलकुलेशन भी कर लिया, सब कुछ हो गया। अब कई बार लोग कोर्ट में केस कर देते हैं कि हमको जो कॉम्पनसेशन मिला है वो बहुत कम है, हमारा कॉम्पनसेशन बढ़ा देना चाहिए, हमारा कॉम्पनसेशन इंक्रीज कर देना चाहिए। तो अगर कभी कॉम्पनसेशन बढ़ जाता है या कॉम्पनसेशन कभी इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, देखिएगा इसको हम बोलते हैं इनहेंस्ड कॉम्पनसेशन। क्या बोलते हैं, इनहेंस का मतलब क्या होता है, बढ़ा हुआ कॉम्पनसेशन। तो अगर आपको इनहेंस कॉम्पनसेशन मिला है, पहला पॉइंट जितना अमाउंट रिसीव हुआ वो, माइनस कोई ट्रांसफर का खर्चा है तो वो माइनस कर दीजिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जनरली इसमें कुछ होगी नहीं, तो ये पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा आपका कैपिटल गेन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आता है कि सर इनहेंस कंपनसेशन में कोई खर्चे अलाउड होंगे क्या, कोई लीगल एक्सपेंडिचर, कोई बड़ा एक्सपेंडिचर हो तो वो अलाउड हो जाएगा, इसके अलावा कोई छोटा मोटा खर्चा वहाँ पर अलाउड नहीं होगा। कोई बड़ा खर्चा लीगल एक्सपेंडिचर वगैरह है तो वो अलाउड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला हमने कौन सा केस पढ़ लिया, फर्स्ट हमने बात करी थी, एक केस और बात करी थी कैसे, 1 अप्रैल 2001 के पहले की कोई प्रॉपर्टी हो तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर कंसीडर करेंगे, इंडेक्स लेंगे 1 अप्रैल 2001 से। फिर हमने केस 1 डिस्कस किया, केस 1 में हमने क्या किया, कैपिटल सेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, जब कन्वर्ट करोगे तभी टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब ईयर तो टैक्सेबल हो जाएगा बेचोगे, लेकिन टैक्सेबल कैलकुलेट कब करनी है, जब कन्वर्ट करोगे। सेल कंसिडरेशन क्या लिया जाएगा, जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है वो आपके लिए अमाउंट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अगला फिर हमने पढ़ लिया कॉम्पनसेशन, इनहेंस कॉम्पनसेशन पढ़ लिया और इनिशियल कॉम्पनसेशन पढ़ लिया। अब समझना, अगर एक पार्टनर फर्म में आता है, 45 सबसेक्शन 3 देखिएगा, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय पार्टनर टू हिज फर्म। ठीक, वो अब 11 12 से क्वेश्चन करते हुए रहे हो, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, तो एक नया पार्टनर हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंटर हो रहा है। आई रिपीट अगेन, एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंटर हो रहा है। जब वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंटर हो रहा है तो वो फर्म में आते हुए अपने लिए कोई कैपिटल एसेट लेकर के आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो लैंड लेकर के आया, वो बिल्डिंग लेकर के आया, वो ज्वेलरी लेकर के आया, कोई सी भी चीज़ लेकर के आया जो उसकी क्या थी, कैपिटल एसेट थी। तो पहला क्वेश्चन, पार्टनर ने
पार्टनरशिप फर्म को कोई एसेट ट्रांसफर करी तो क्या ये ट्रांसफर की डेफिनेशन में आएगा क्या? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या ट्रांसफर की डेफिनेशन में आएगा। द आंसर इज यस। यस होगा तभी तो हम पढ़ रहे होंगे। ये भी सर ट्रांसफर की डेफिनेशन में कवर होगा, पहला पॉइंट। अगला पॉइंट, अगर ये ट्रांसफर की डेफिनेशन में कवर हो रहा है, ठीक है, तो देखिएगा द प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय अ पर्सन टू फर्म और एओपी और बीओपी इन विच ही और is become a partner or member by way of capital contribution or otherwise shall be chargeable to tax as income on the previous year in which has transfer tax place. Yes sir, ठीक है ना। if a partner, ठीक है ना, समझिएगा, if a partner transfer capital assets to firm तो टैक्सेबल होगा क्या? आंसर इज यस। ठीक है, कब होगा? व्हेन ट्रांसफर टुक प्लेस, जब एक्चुअल में ट्रांसफर होता है तब होगा। कैसे होगा? तो इसमें एक चीज डिफरेंस है खाली, क्या? सेल कंसिडरेशन। क्वेश्चन आता है सर यहाँ पर सेल कंसिडरेशन क्या होगा, यहाँ पर सेल कंसिडरेशन कितना होगा? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपका सेल कंसिडरेशन होगा वो होगा वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैल्यू रिकॉर्ड कर ली वो यहाँ पर सेल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा, या बोल लो सेल कंसिडरेशन अज्यूम कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है। सेम प्रोविजन एप्लीकेबल है फर्म पर, सेम प्रोविजन एप्लीकेबल है एओपी और बीओई पर। ठीक है, अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो मेन जो डिफरेंस है वो सिर्फ यही है कि सेल कंसिडरेशन क्या होगा, ना उसकी वैल्यू होगी ना उसकी एफएमवी होगी, ठीक है, और कुछ भी वैल्यू नहीं लेनी। क्या लेनी है? वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जिस वैल्यू पर हम रिकॉर्ड करें। अच्छा, प्रैक्टिकली भी समझ लिए, उसका जो पार्टनर का कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? पार्टनर का कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन तो यही है ना, जो उसने अमाउंट रिकॉर्ड किया है। ठीक है, अगला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब हमारी फर्म का क्या हो रहा है? हमारी फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है। क्वेश्चन आता है फर्म के डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? समझिएगा, फर्म के डिसोल्यूशन का मतलब है कि जब हमारी जो फर्म है वो क्या हो जाती है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ठीक है, अब जब हमारी फर्म डिसॉल्व होगी, जब हमारी फर्म पूरी तरह से खत्म होगी, तो पैसा कौन ले जाएगा, या एसेट है जो कौन ले जाएगा? ठीक है, तो वो ले जाएगा कौन? हमारे पार्टनर्स। तो फर्म डिसॉल्व हो रही है, पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, तो वो एसेट ले जा रहा है। तो अब उल्टा क्वेश्चन हो गया कि पार्टनरशिप फर्म से एसेट कौन ले जा रहा है? पार्टनरशिप फर्म से एसेट कौन ले जा रहा है? पार्टनरशिप फर्म से एसेट ले जा रहा है हमारा पार्टनर। तो सेम प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, तो यहां पर सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होने का मतलब हुआ कि ये भी क्या मान लिया जाएगा, ये भी आपके लिए ट्रांसफर मान लिया जाएगा, ये भी आपके लिए ट्रांसफर अज्यूम कर लिया जाएगा। अब यहां पर सेल कंसिडरेशन क्या होगा? यहां सेल कंसिडरेशन होगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो जब पार्टनर आया था
तो उसकी वैल्यू क्या रिकॉर्ड करी थी, और जब पार्टनर जा रहा है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी, वो हमारे लिए सेल कंसिडरेशन अज्यूम कर लिया जाएगा या वो सेल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। ठीक है, देखिएगा, द प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और अदरवाइज, ठीक है, शेल बी चार्जेबल टू टैक्स, शेल बी चार्जेबल टू टैक्स मतलब वो इनकम माना जाएगा, ठीक है ना, वो इनकम अज्यूम कर लिया जाएगा। ठीक है, for the purpose section 48 the FMV of the asset on the date of such transfer shall be deemed to be the full value of consideration। ठीक है, अगला अगला अच्छा पॉइंट है एडवांस मनी फॉर फ्यूचर। एडवांस मनी का मतलब क्या होता है कि सर जब कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे दिया जाता है, या इसको हम नॉर्मली बोलते हैं टोकन मनी। मान लो आप कोई प्लॉट परचेज करने गए, आपको प्लॉट पसंद आ गया, आप बोला हाँ यार ये प्लॉट मुझे अच्छा लग रहा है, बोला ओके सर ये प्लॉट मैं आपको दे दूंगा, 1 करोड़ रुपए लगेगी। उस आपने बोला यस सर, लेकिन 1 करोड़ रुपए आपको इकट्ठा करते हो थोड़ा सा समय लगेगा। आपने बोला कि थोड़ा समय चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अभी 1 लाख रुपए दे दीजिए, बुक कर लीजिए। आपने 1 लाख रुपए दे करके उसको बुक कर दिया। अभी मीनवाइल क्या होता है, मीनवाइल आप वहां पर बोलते कि यार अब प्रॉब्लम है थोड़ी सी, अब पैसा नहीं है, तो क्या आपको वो टोकन मनी दे देगा? हो सकता है अच्छा आदमी हो तो टोकन मनी दे दे, लेकिन लेकिन एग्रीमेंट एक्चुअली ये होता है कि अगर आप उस एग्रीमेंट को नहीं निभाते हो, सामने वाला बाउंड हो गया आपको प्रॉपर्टी बेचने के लिए और आप भी बाउंड हो गए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, अगर आपने नहीं किया तो टोकन मनी क्या होती है, आपकी जो टोकन मनी है, आपका जो भी टोकन अमाउंट है वो क्या कर लिया जाएगा, आपका जो भी टोकन अमाउंट है, जो भी टोकन मनी है वो क्या कर लिया जाएगा, वो फॉरफिट कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, फॉरफिट। ठीक है, तो एडवांस मनी रिसीव्ड और रिटेन्ड अप टू 31 मार्च, अगर वो एडवांस मनी 31 मार्च 2014 तक की है, ठीक है, तो रिड्यूस, देखिए इसमें दो प्रोविजन है, ठीक है ना, कि एडवांस मनी कब की है, वो अप टू 31 मार्च 2014 तक की है। उस पीरियड में आपने, उससे पहले 31 मार्च 2014 या उससे पहले कभी आपने एडवांस मनी को फॉरफिट किया है तो क्या होगा, रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से कम कर दी। मैंने बोला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से, ध्यान रखना, तो इंडेक्स बाद में करना है, पहले कॉस्ट में से कम कर देना और फिर इंडेक्स करना। लेकिन उनको लगा कि यार ये प्रोविजन थोड़ा सा गलत हो गया, तो उन्होंने आफ्टर 31 मार्च 2014 इसके अंदर क्या किया, अमेंडमेंट किया। और अब जो अमेंडमेंट है, जो भी पैसा अगर सामने वाले ने एडवांस मनी फॉरफिट कर लिया, उसके पास पैसा रह गया, तो सिंपली उसको क्या मान लीजिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ट्रीट कर लीजिए, और कोई ट्रीटमेंट नहीं करना और कुछ नहीं सोचना, सीधे सीधे उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान लेना, काम खत्म। ठीक है, अगला अगला है डेप्रिशिएबल एसेट्स। ठीक है, वैसे प्रैक्टिकली हमारा जो डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट आता है वो कहाँ कवर हो जाता है, प्रैक्टिकली हमारा जो डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट है वो कवर हो जाता है हाँ, वहां पर कहाँ कवर होता है, ये जब पूरा प्रोविजन हमारा कवर हो जाता है पीजीबीपी में, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में हमारा ये पूरा पॉइंट कवर हो जाता है। यहाँ कुछ भी ज़्यादा पॉइंट नहीं है, डेप्रिशिएशन की कैलकुलेशन वगैरह सारी वहाँ हो जाती है। यहाँ सिर्फ ये कि अगर मैं डेप्रिशिएबल एसेट को बेच दूँ, ठीक है, पहला क्वेश्चन, वो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा, सोच के बताओ, क्योंकि सर डेप्रिसिएशन को तो मैं हमेशा आज की वैल्यू पर ही निकाल लेता हूँ, और डेप्रिसिएशन निकालने के बाद एसेट की वैल्यू तो आज की वैल्यू आ जाती है। तो जब एसेट की वैल्यू आज की ही आ रही है, आज की डेट आ जाती है, आज की वैल्यू आ जाती है, तो उसमें और किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है क्या, आंसर इज नो। देखिएगा, whenever depreciation is claimed on any asset then capital gain on such asset it shall always be short term only, वो हमेशा क्या होगा, हमेशा शॉर्ट टर्म होगा। इवन इफ सोल्ड आफ्टर 3 years, चाहे उसको 3 साल बाद बेच दो तो भी वो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो कम ही होगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, देयरफॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शैल बी क्लेम्ड ऑन लैंड एंड अदर पर्सनल एसेट ऑन विच डेप्रिसिएशन इज नॉट क्लेम्ड। कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा, सेल कंसिडरेशन सबसे पहले,
अब कॉस्ट क्या है, अब कॉस्ट में ध्यान रखिएगा, ब्लॉक की वैल्यू जो होगी वो कॉस्ट मानी जाएगी और माइनस कर दीजिएगा आप एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, ये बन जाएगा हमारे लिए। ध्यान रखिएगा, इट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इंडेक्सेशन वगैरह वैसे भी नहीं करना है, क्योंकि सर हम वैसे ही ब्लॉक की वैल्यू ले रहे हैं, ब्लॉक की वैल्यू आज की वैल्यू आ रही है और सेल कंसिडरेशन भी आज की वैल्यू का, ठीक है। तो सिंपल ये ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। लैंड वगैरह पर हम डेप्रिसिएशन क्लेम ही नहीं करते, तो उसमें हमेशा क्या होगा, लॉन्ग टर्म, उसमें अगर वो 2 साल से ज़्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो देखते देखते हमने 8 केस कवर कर लिए, ठीक है। केस नंबर 7 है, ठीक है, लेकिन अगर उसको 1 अप्रैल 2001 वाली वैल्यू को भी हम ले तो 8 7 केस हो गए हैं, ठीक है। अगला केस, जब मैं डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट करता हूँ, मान लो 1 अप्रैल 2006 को आपने कुछ डिबेंचर खरीदे, 1,000 डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से कितने हो गए, 1 लाख रुपए। अब आप इसको क्या कर लेते हो, अब आप इसको कन्वर्ट कर लेते हो, अब आप इसको क्या करते हो, अब आप इसको कन्वर्ट कर लेते हो। कन्वर्ट किस में कर लेते हैं, इसको आप कन्वर्ट कर लेते हो शेयर्स में, इसमें कन्वर्ट कर लेते हो शेयर्स में। तो 1,000 तो इसके क्या हो गए, मान लो 1,000 शेयर्स मिले और उसकी रेट चल रही है 250 रुपये, अभी वैल्यू होगी 2.5 लाख रुपए। क्वेश्चन आता है कि सर ये टैक्सेबल होगा क्या, आंसर इज नो, सर ये टैक्सेबल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, सिर्फ डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट करने पर आपने कुछ कैपिटल गेन कमाया क्या, लेकिन जब मैं इसको सेल करूंगा, मान लो इसको मैंने सेल किया 6 लाख रुपए में, तब अब तो मैंने शेयर सेल किए, लेकिन फिर भी क्या होगा, टैक्सेबल होगा। यहाँ सेल कंसिडरेशन लिया जाएगा 6 लाख रुपए और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी यहाँ पर कितनी, 1 लाख रुपए, सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन। मतलब इंडेक्सेशन वगैरह कुछ है तो इंडेक्सेशन भी कर देना। तो देखिए, एज पर सेक्शन 47 नो कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स। डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट करते हुए कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं करना है। हाउएवर इफ सब्सिक्वेंटली दी शेयर्स हैव बीन सोल्ड कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड इन द मैनर गिवन बिलो। अगर बेचूंगा तो टैक्सेबल होगा। कैसे होगा देखिएगा, एज पर 49(2) है, द कॉस्ट ऑफ एक्शन ऑफ शेयर शैल बी कॉस्ट ऑफ एक्शन ऑफ डिबेंचर। सर ये जो मैंने बेचा 6 लाख में, ये खरीदा मैंने 2.5 लाख में था या 1 लाख में था, अरे यार सर 1 लाख में था ना, कैसी बातें कर रहे हो, ये तो 1 लाख रुपए में था। तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्शन कितनी मानी जाएगी, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्शन 1 लाख रुपए मानी जाएगी, ठीक है। पीरियड ऑफ होल्डिंग शेल स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ परचेजिंग ऑफ डिबेंचर। जब से आप परचेज करते हो तब से उसकी डेट ऑफ एक्विजिशन यानी कि पीरियड ऑफ होल्डिंग माना जाएगा। सिंपल है। तो सेल कंसिडरेशन कितना हो गया 6 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्शन कितना हो गया 1 लाख, तो ये बच गया हमारा कैपिटल गेन कितना हो गया, द कैपिटल गेन अमाउंट विल बी 5 लाख। 5 लाख रुपए इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन का अमाउंट हो जाएगा। सिंपल। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से कैलकुलेट होगा, डिबेंचर से कैलकुलेट होगा, सब कुछ कहाँ से कैलकुलेट होगा, डिबेंचर से। मतलब ये जो कन्वर्जन है इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगला केस, अगला केस काफी इंटरेस्टिंग है, वो है स्लम सेल। क्या वर्ड लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है स्लम सेल। क्या मतलब होता है स्लम सेल का, स्लम सेल का मतलब है, स्लम सेल मतलब कि जब पूरी की पूरी अंडरटेकिंग का एक पार्ट बेच दिया जाता है या पूरी की पूरी अंडरटेकिंग ही बेच दी जाती है। मान लो 5-6 तरह के बिजनेस करते हो, आपको लग रहा है कि यार ये जो बिजनेस, एक बिजनेस जो मैं कर रहा हूँ, इस बिजनेस के अंदर मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, या आपको वो काम करने की इच्छा नहीं है, तो आपने क्या किया, उस पूरी अंडरटेकिंग को ही आपने सेल कर दिया। तो जब मैं पूरी की पूरी अंडरटेकिंग को ही सेल कर देता हूं, इट इज नोन एज स्लम सेल। देखिएगा, स्लम सेल मीन्स सेल ऑफ अंडरटेकिंग फॉर अ लमसम कंसिडरेशन विदाउट डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। यहां पर आपको इंडिविजुअल एसेट्स और लाइबिलिटीज का वैल्यूएशन करने का जरूरत नहीं है। If any person has sold any unit or division for a lump sum consideration, it is called slum sale, and capital gain shall be computed for the entire unit instead of individual assets, and capital gain shall be computed in the manner given below. कैसे कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, अब देखो मैंने यहाँ पर इंडिविजुअल एसेट सेल करी क्या, बोले सर नहीं, आपने यहाँ पर इंडिविजुअल एसेट तो सेल करी नहीं, बोले हाँ सर। तो यहाँ पर हमने क्या करी, यहाँ पर हमने पूरा का पूरा ब्लॉक, पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो एक साथ पूरा का पूरा हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। जब मैं पूरा का पूरा अमाउंट एक साथ सेल कर रहा हूँ, आई रिपीट अगेन, जब मैं पूरा का पूरा अमाउंट एक साथ सेल कर रहा हूँ तो इंडिविजुअल एसेट की वैल्यूएशन तो होगी नहीं।
तो यहाँ पर सेल कंसिडरेशन क्या लिया जाएगा, यहाँ सेल कंसिडरेशन लिया जाएगा नेटवर्थ, सॉरी सेल कंसिडरेशन लिया जाएगा अमाउंट रिसीव्ड, जो कि आपको रिसीव होगा किसमें, वो रिसीव होगा आपको लमसम, आपको एक साथ, ठीक है ना, एक साथ जो भी अमाउंट रिसीव होगा, लमसम अमाउंट रिसीव होगा, वो मान लिया जाएगा सेल कंसिडरेशन। माइनस क्या करना है आपको, माइनस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, यहां कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा अमाउंट ऑफ नेटवर्थ, या हम इसको बोल सकते हैं नेटवर्थ ऑफ अंडरटेकिंग। जो भी कंपनी की, जो भी हमारी बिजनेस की नेटवर्थ होगी। अब नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, नेटवर्थ का मतलब है ऑल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है। ये क्या होगी हमारी, ये बन जाएगी हमारी नेटवर्थ। अब इसको समझ लेते हैं सर। नेटवर्थ ऑफ द यूनिट ऑन द डेट ऑफ सेल शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन टू कंप्यूट कैपिटल गेन एंड ऑल्सो एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ट्रांसफर शैल बी डिडक्टेड। जो भी एक्सपेंसेस किए हैं ट्रांसफर से रिलेटेड वो आप माइनस कर देना। क्या यहाँ पर इंडेक्सेशन होगा, द आंसर इज नो, यहाँ पर इंडेक्सेशन नहीं होगा। अच्छा, वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म हो सकता है क्या, आंसर इज यस। ये कहाँ से काउंट करेंगे, तो जिस दिन एसेट हमने खरीदी और जिस दिन हमने बिजनेस स्टार्ट किया था और जब हमने बेचा, वहां से बात कैलकुलेट करेंगे। तो इंडेक्सेशन नहीं करना है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म आपको बनाना पड़ेगा। चलिए अगला केस 9, वो है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। ये अच्छा केस है। हाँ जी, हम बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग की। यहाँ थोड़ा सा चेंज है, ये एक्सीड्स अभी 110% हो गया, पहले 105% था। इफ वैल्यू अडॉप्टेड बाय स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी एक्सीड 1010%, अगर वो 110% से ज्यादा होती है of consideration received or accruing, then only stamp duty value is adopted as fair value. Otherwise, consideration so received shall be, ठीक है, fair, मतलब कि जो उन्होंने डिक्लेयर करी है। तो देखना, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन में 110% से ज्यादा फर्क है तो हम क्या लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। नहीं तो जो वैल्यू असेसर डिटरमाइन करी है वही वैल्यू यहां पर कंसिडर कर ली जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट, क्या अगर हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से हम एग्री नहीं होते, अगर हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को नहीं अपनाना चाहते तो हम क्या करें सर। हो सकता है कभी हमको लग रहा है नहीं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो बहुत ज्यादा बता दी, मार्केट में एक्चुअली इतनी रेट ही नहीं है, सरकार बता रही है इतनी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पर, एक्चुअल में हमको बताएगी इतना पैसा मिलना ही नहीं वाला है। उस केस में क्या होगा, तो वहां आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहो तो किसके पास जा सकते हो, यू कैन गो विद द वैल्यूएशन ऑफिसर। किसके पास जा सकते हो, आप जा सकते हो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। वैल्यू बाय वैल्यूएशन ऑफिसर इज लोअर देन सेल वैल्यू, ठीक है, ठीक है। मतलब मान लो कि ये जो वैल्यू बताई, वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू बताई वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम बताई तो हम कम वाली कंसीडर कर देंगे, ज्यादा बताई तो हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं समझाता हूँ अलग तरीके से। मान लो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आई आपकी 100 लाख, आपने जो वैल्यू बताई वो आ रही है 70 लाख, आप 70 लाख ही बोल रहे हो। अब वेरिएशन 10% से ज्यादा है इसलिए वैल्यू कौन सी ले लेंगे, 100 लाख। लेकिन आपने बोला कि नहीं नहीं, तो मान लो आप पहुंच गए वैल्यूएशन ऑफिसर के पास और वैल्यूएशन ऑफिसर ने बोला कि नहीं नहीं, इसकी जो वैल्यू है वो 90 लाख लेंगे, तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं सर, फिर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 लाख ही कंसिडर होगी। अब मान लो सेम केस है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ रही है 100 लाख, वैल्यू आ रही है 70 लाख, और वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो रेट वो बताई उसमें बोला कि नहीं नहीं ये तो 120 लाख की है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हम 100 लाख ही कंसिडर करें, हम 120 कंसिडर नहीं कर रहे। सरकार यहाँ आपके लिए बहुत फायदा पहुंचा रही है कि हाँ चलो ये भी बेनिफिट मान लेंगे, ये भी बेनिफिट मान लेंगे। चलिए अगला, अगला केस है सर, आजकल ये बहुत फैमिलियर स्कीम है, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, कैपिटल गेन इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एग्रीमेंट्स। ये किस तरह के स्पेसिफाइड एग्रीमेंट होते हैं समझना। होता क्या है, आजकल एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इवन जो छोटे शहरों में भी आ गया कि कुछ लोगों ने पहले बहुत समय पहले कोई लैंड ले रखी है, ज़मीन ले रखी है,
ठीक है। अभी देखा जाए तो आज की मार्केट वैल्यू उस लैंड की बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस लैंड का वो करे क्या? ठीक है, लैंड को बेचे तो वो बेचना नहीं चाहते। अब उस पर हो सकता है कि उस पर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर ली जाए, 8-10 फ्लोर की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर ली जाए, 20 फ्लोर की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर ली जाए और उसके अंदर फ्लैट निकाल करके सेल कर दिया जाए, वो कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए। लेकिन इतना इतना जो पैसा है वो उस लैंड ओनर के पास में नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो एक जॉइंट एग्रीमेंट करते हैं। एक बिल्डर होता है और एक लैंड ओनर होता है, दोनों मिलकर के आपस में एक जॉइंट एग्रीमेंट करते हैं, जिसमें बिल्डर बोलता है कि मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर दूंगा, और लैंड ओनर वो बिल्ड और ज़मीन जो है वो किसको देता है, बिल्डर को देता है, सौंप देता है कि भैया आप इस पर कंस्ट्रक्ट कर दो। फिर उनका जो भी एग्रीमेंट होता है 50-50, 60-40, 30-70, जो भी एग्रीमेंट होता है, उसमें वो क्या करते हैं, उस पूरी प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर इस तरह का एग्रीमेंट है, तो हमें तो बात कर रहे हैं कैपिटल गेन की, ये सेम प्रोविजन जीएसटी में भी आता है। ठीक है ना, जीएसटी की मैंने मैराथन डाल रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो केस ये है, पॉइंट ये है, प्रॉब्लम ये है, सोल्यूशन ये है कि सर इस केस में कैपिटल गेन का क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल गेन। तो देखिएगा, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट विद in which a person owning land or building or both agrees to allow another person to develop a real estate project on such land or building। तो वो क्या रहा है, एक जो पर्सन है, हमारा जो पर्सन है, वो उस पर दूसरे पर्सन को, डेवलपर को राइट दे रहा है कि आप इस पर क्या करो, बिल्डिंग बना लो। डेवलपर विल गिव सच पर्सन शेयर इन द प्रोजेक्ट विद और विदाउट पेमेंट और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन इन कैश। वो हो सकता है कि वो कैश में दे दे, या हो सकता है बिल्डिंग का कुछ हिस्सा दे दे, जो भी उनका एग्रीमेंट होगा उस तरह से उसको पैसा दे दिया जाएगा। तो क्वेश्चन है कि सर ये बिल्डिंग उस डेवलपर को हमने दे दी, इसको बोलते हैं हम जेडीए, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। ठीक है, तो अगर इस तरह का जेडीए, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट बना है, तो कैपिटल गेन कब कैलकुलेट होगा? तो देखिए, सेल कंसिडरेशन देखिएगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ ए शेयर इन अ प्रोजेक्ट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्लस कैश रिसीव्ड। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जिस दिन हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, आज नहीं, कब, जिस दिन हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उस दिन की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो प्लस जो हमने कैश रिसीव किया, वो हमारा सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। ठीक है, कब टैक्सेबल होगा? प्रीवियस ईयर इन विच सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ होल प्रोजेक्ट इज इशूड। ठीक है, अभी टैक्सेबल नहीं होगा। किसके लिए एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ। मान लो यही एग्रीमेंट एक कंपनी कर दी है, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को दे रही है, एक कंपनी किसी पर्सन को डेवलपर को दे रही है, तो सर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, तो हम बेनिफिट नहीं देंगे। ये जेडी वाला जो एग्रीमेंट है तभी एप्लीकेबल होगा जब इंडिविजुअल है, एचयूएफ है। ठीक है, ओके। कॉन्सिक्वेंसेज ऑन ट्रांसफर बिफोर द डेट ऑफ इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अब मान लो वो बिल्डिंग बन रही थी, कोई और डेवलपर आ गया और उस डेवलपर ने आकर के वो जमीन खरीद लिया, वो प्रोजेक्ट पूरा ही खरीद लिया, उस केस में क्या होगा? बेनिफिट ऑफ 45(5) है जो ऊपर पड़े, इज नॉट अवेलेबल इफ असेसी ट्रांसफर हिज शेयर इन प्रोजेक्ट ऑन और बिफोर इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ठीक है, इन सच केस कैपिटल गेन शेल अराइज इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। जब भी आप ट्रांसफर करोगे, जब भी आप बेचोगे, तभी आपका कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। अब सरकार नहीं रुकने वाली, सरकार बोलती है कि हम रुक जाएंगे। कब रुक जाएंगे? अगर आपका ये पूरे प्रोजेक्ट बनता है, बनने के बाद में आप बेचते हो, तब हम रुक जाएंगे। बीच बीच में आपने बेचना चालू कर दिया तो अब तो आप पैसा कमा रहे हो, अब पैसा कमा रहे हो तो हमारा हिस्सा तो आपको देना पड़ेगा। इन सच केस सेक्शन 45(5) विल नॉट अप्लाई फॉर डिटरमाइनिंग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। डिटरमाइन नहीं होगा। एंड द फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज हायर ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन। कितना मिला या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, विच एवर इज हायर विल बी सेल कंसिडरेशन। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो एसएससी है वो क्या ट्राई करते हैं, वो इस एग्रीमेंट का बेनिफिट लेने का ट्राई करते हैं, ताकि उनका जो टैक्स आए वो टैक्स लायबिलिटी अभी नहीं आए, टैक्स लायबिलिटी बाद में शिफ्ट हो जाए। ठीक है, चलिए, हाँ जी, अब बताए हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट स्पेशल केसेस जो है वो है रिगार्डिंग शेयर्स के लिए। ठीक है, तो ओरिजिनल शेयर्स के लिए हो तो अमाउंट जो एक्वायर किया है वो, मेन पॉइंट यहाँ से शुरू होता है कि अगर हमारे जो शेयर्स हैं वो कौन से शेयर्स हैं, अगर वो बोनस शेयर्स हैं तो बोनस शेयर का क्या ट्रीटमेंट होगा। पहला पॉइंट, अगर बोनस शेयर अलॉट किए हैं आपको 1 अप्रैल 2001 से पहले, आई रिपीट अगेन, 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर आपको बोनस शेयर मिले हैं, तो जो भी बोनस शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू होगी, कब की, 1 अप्रैल 2001 की, वो यहाँ पर कंसिडर की जाएगी। ठीक है,
अच्छा, वैसे बोनस शेयर होते क्या है? सर बोनस शेयर्स होते हैं हमारे फ्री वाले शेयर्स, जिसका हमको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो अगर आपको बोनस शेयर 1 अप्रैल 2001 के बाद में हो तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो निल, मतलब कि जीरो यहाँ पर कंसिडर कर ली जाएगी। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है, ये अच्छा पॉइंट है, दैट इज रिगार्डिंग राइट शेयर्स। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ कि राइट शेयर्स होते क्या है? सर राइट शेयर मीन्स द राइट गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू एक्वायर न्यू शेयर्स एट द रिड्यूस्ड प्राइस। अब मुझे बताओ क्या राइट शेयर में राइट लेने का आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा आया क्या? तो ध्यान रखिएगा, राइट का कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होता। ठीक है ना, तो राइट तो निल है, राइट की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो क्या होती है? निल। क्या है राइट हम किसी और को दे सकते हैं? बोले यस सर, राइट भी हम किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो चीज हमको पॉकेट में आई, जो चीज हमको फ्री में आई, किसी और को ट्रांसफर कर दी, तो सेल कंसिडरेशन तो क्या हो जाएगा? अमाउंट रिसीव्ड, और माइनस हम क्या कर देंगे कि ये जो अमाउंट कंसिडरेशन वो, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा? हमारा कैपिटल गेन। ठीक है, तो ये तो हो गया राइट के बारे में। अब अगला पॉइंट, ठीक है, राइट सब्सक्राइब बाय एसएससी। राइट अगर मैं खुद ले लूँ तो क्या होगा? मुझे राइट का तो कोई कॉस्ट नहीं पड़ा, लेकिन मुझे राइट शेयर की तो कॉस्ट पड़ेगी। तो अमाउंट पेड बाय हिम टू फॉर एक्वायरिंग सच एसेट्स, जो भी उसको कॉस्ट लगी है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी। अगला, क्या राइट सब्सक्राइब कर सकते हैं अदर पर्सन? बोले यस सर। तो परचेज, तो उसके लिए कॉस्ट क्या होगी? एक तो उसको राइट का पैसा देना पड़ेगा, और दूसरा उसको कंपनी को पैसा देना पड़ेगा फॉर एक्वायरिंग शेयर्स। तो दो खर्चे उसको देना पड़ेंगे, एक तो राइट का पैसा और एक राइट शेयर का पैसा। तो देखिए, परचेज प्राइस पेड टू पर्सन री अनाउंसिंग सम राइट प्लस अमाउंट पेड टू कंपनी अलॉटिंग सच शेयर्स। तो ये जो अमाउंट होगा, ये अमाउंट आपके लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा फॉर राइट शेयर्स। अगर कोई दूसरा पर्सन ले तो खुद लोगे तो जितना पैसा कंपनी को दिया, आपने किसी को राइट दे दिया तो जो पैसा आपके पास है वो टैक्सेबल जाएगा। दूसरे पर्सन के लिए क्या होगा? उसको दो पैसे देने पड़े, एक तो आपको देना पड़ा और एक और पैसा देना पड़ा कंपनी को, वो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया कौन कौन सा? एक तो बोनस शेयर हो गया, एक हो गया राइट शेयर। अगला अगला आता है कैपिटल गेन इन केस ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। अगर इंश्योरेंस क्लेम वगैरह मिला है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है सर इंश्योरेंस क्लेम मिला, इंश्योरेंस क्लेम तो कब मिलता है? जब हमारी एसेट डिस्ट्रॉय हो जाए, जब हमारी एसेट खत्म हो जाए तो इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। क्या उसके ऊपर भी कैपिटल गेन चार्ज होता है? द आंसर इज यस। देखिएगा, इफ एनी कैपिटल एसेट इज डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ फायर, natural calamity, etc., like flood, earthquake, etc., and the assessee has received any insurance claim for such asset. In such case, capital gain shall be computed in the normal manner, and such a capital gain shall be taxable in the year in which insurance claim has been received. जब भी आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तब वो आपके लिए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। अगला देखिएगा, अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड शैल बी कंसिडर्ड टू बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। जितना भी पैसा मिला है वो आपके लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा या अज्यूम कर लिया जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? सेल कंसिडरेशन, जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है वो। अच्छा, ये आपके फायदे का पॉइंट है। क्यों? क्योंकि सर इंश्योरेंस कंपनी इतना पैसा आपको देगी नहीं, जितना भी पैसा दिया माइनस कॉस्ट कर दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो लॉस हो जाएगा, और उस लॉस को हम कहीं और एडजस्ट कर देंगे। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जो अमाउंट रिसीव हुआ है इंश्योरेंस कंपनी से वो आपके लिए सेल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा, माइनस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, रिमेनिंग अमाउंट विल बी टैक्सेबल। अगला, द नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ जनरेटेड एसेट। अगला पॉइंट किस बारे में है? अगला पॉइंट है सेल्फ जनरेटेड एसेट के बारे में। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड एसेट्स क्या होते हैं? सर वो एसेट जो आपने खुद ने जनरेट करी। अब सोच के बताओ, वो एसेट जो आप खुद जनरेट कर रहे हो, क्या उसकी कोई अलग से कॉस्ट है क्या? अब बोलेंगे नहीं सर यार, ये तो सेल्फ जनरेटेड है, मतलब खुद जनरेट करी, और जो चीज़ें खुद जनरेट करी उनकी तो प्रैक्टिकली कोई भी कॉस्ट नहीं होती है, उनकी प्रैक्टिकली कोई भी कॉस्ट नहीं होती है। तो सर सेम प्रोविजन विल बी फॉलोड हियर। अगर हमारी सेल्फ जनरेटेड एसेट है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्शन क्या मानी जाएगी? निल। लेकिन अगर हमारी एसेट परचेज्ड है, जिसको हमने परचेज किया है, तो एक्चुअल जो भी कॉस्ट होगी वो उसकी परचेज प्राइस मान ली जाएगी या अज्यूम कर ली जाएगी। ठीक है, अब फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हैं क्या? द आंसर इज नो, नॉट अवेलेबल। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 इज नॉट अवेलेबल। इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो निल ही मानी जाएगी। ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन असर्टेनेबल नहीं है, ठीक है, ठीक है, तो
उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता ये, लेकिन ये किस पर एप्लीकेबल है, सिर्फ गुडविल ऑफ प्रोफेशन के लिए। तो गुडविल ऑफ प्रोफेशन आज भी टैक्सेबल नहीं होती है। बाकी सारी जो एसेट, बाकी जो सारी एसेट्स है वो आपके लिए टैक्सेबल होगी, वो सेल्फ जनरेटेड मानी जाएगी और वो सब आपके लिए टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो जितना भी अमाउंट रिसीव किया माइनस कर दीजिएगा कॉस्ट नील, जितना भी अमाउंट रिसीव, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर अगर कोई हो तो माइनस कर दीजिएगा, और परचेज करी हो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट काफी अच्छा केस है कि मान लो आप कुछ एसेट, कोई एसेट एज अ गिफ्ट, एज अ विल, एज ए सक्सेशन, एज ए इनहेरिटेंस अगर आप किसी और को ट्रांसफर कर देते हो। ठीक है, समझिएगा, इन द फॉलोइंग केसेस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट शेल बी deemed to be the cost for which the previous owner of the property acquired to it। मतलब समझिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर, समझिएगा केस कब एप्लीकेबल होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर। मान लो मिस्टर एक्स ने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी 1 अप्रैल 2001 को, और इन्होंने उसको एसेट को एक्वायर किया था 10 लाख रुपए में, कोई सी भी एसेट हो सकती है, इसको इन्होंने गिफ्ट कर दिया मिस्टर वाई को। सोच के बताओ, जो प्रॉपर्टी, जो एसेट आप किसी को गिफ्ट कर देते हो, जो एसेट प्रॉपर्टी किसी को आप गिफ्ट कर देते हो, उसके ऊपर टैक्स लगता है क्या? ठीक है, तो सर मान लो 2011 को गिफ्ट करी, ठीक है ना, मुझे कहा गिफ्ट करी तो आप कुछ पैसा देते हो क्या? गिफ्ट करी तो आप कुछ पैसा देते हो क्या? नहीं सर, गिफ्ट तो फ्री में होता है, गिफ्ट का कुछ भी पैसा नहीं दिया जाता। तो गिफ्ट तो आपको मिला, वो किस में मिला? वो आपको फ्री में, तो फ्री फंड में आपको क्या मिल गया? किसी से गिफ्ट मिल गया। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट क्या हो गई? इसकी नील हो गई। अब ये इतना बदमाश आदमी है मिस्टर वाई कि जो प्रॉपर्टी इसको गिफ्ट में मिली थी वो प्रॉपर्टी इसने बेच दी। किसको बेच दी? इसने वो प्रॉपर्टी बेच दी मिस्टर जेड को। कितने में? मान लो इसने बेची 25 लाख रुपए में। किसने बेची है? मिस्टर वाई ने। तो कैपिटल गेन किसके लिए कैलकुलेट करना है हमको? कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है हमको मिस्टर वाई के लिए। हाँ जी, तो अब ये समझिए, यहाँ पर सेल कंसिडरेशन कितना है? 25 लाख रुपए। अब मिस्टर वाई ने इस प्रॉपर्टी को बेच दिया, अब मिस्टर वाई की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? अब हम यहाँ तो क्या बोलेंगे, यार सर वाई ने तो इस प्रॉपर्टी को फोकट में खरीदा, उसको तो प्रैक्टिकली कोई पैसा देना नहीं था। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कौन सी मानी जाएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ऐसा क्यों होता है? अब समझ लीजिएगा आगे भी कि ये जो अमाउंट है, मान लो इसको 10 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ, तो ये गिफ्ट में टैक्सेबल हो जाता है। कौन से हेड में? ये टैक्सेबल हो जाता है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या है? ये आपका टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 10 लाख रुपए। ठीक है, हाँ जी, चलिए तो पॉइंट समझिएगा। इफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन द, ये कब कब एप्लीकेबल होगा? ठीक है ना, तो ये जो पूरा प्रोविजन है कि इसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्शन कितनी मानी जाएगी? 10 लाख रुपए मानी जाएगी। तो ये तो एक केस हुआ जहां पर ये एप्लीकेबल है। ऐसे बहुत सारे केसेस है जहां पर सेम, जहां पर डिट्टो प्रोविजन एप्लीकेबल है। वो कौन कौन से जहां पर सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? पहला, ऑन एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन द टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ द एचयूएफ अंडर अ गिफ्ट और विल बाय सक्सेशन, इनहेरिटेंस और डिवोल्यूशन। ठीक है, on any distribution of assets on the liquidation of a company under a transfer of revocable or irrevocable transfer, अगर तोड़ने वाला एग्रीमेंट है, रिवोक मतलब तोड़ा जा सकता है, अंडर एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग टू सब्सिडरी और सब्सिडरी टू होल्डिंग, होल्डिंग से सब्सिडरी को जाए, सब्सिडरी से होल्डिंग से जाए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए, जो नई कंपनी बने वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होगा।
अंडर एनी ट्रांसफर रेफर इन 47.6 ऑफ कैपिटल एसेट्स ऑन द अमालगमेटिंग कंपनी, ठीक है ना। तो अमालगमेटिंग कंपनी, अमालगमेटेड कंपनी को जो भी एसेट ट्रांसफर कर रही है, सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। कंडीशन ये है कि जो न्यू कंपनी है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। अंडर एनी ट्रांसफर रेफर्ड इन 47(6)(b) ऑफ अ कैपिटल एसेट्स बाय द डीमर्ज कंपनी, ठीक है ना। जब नई कंपनी बन रही है, डीमर्जर हो रहा है, नई कंपनी कौन सी है, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। और अगर एक इंडिविजुअल एचयूएफ में कन्वर्ट हो जाए या इस तरह का कोई और एग्रीमेंट हो जाए, तो उन सब केस में ध्यान समझना, उन सब केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर विल बी एप्लीकेबल। रिपीट अगेन, क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर विल बी एप्लीकेबल। इसका मतलब क्या होगा सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो कॉस्ट है, ये वाली कॉस्ट को हमको क्या करना है, कंसिडर करना है। अगला क्वेश्चन, पीरियड ऑफ होल्डिंग और जो इंडेक्सेशन है वो कहाँ से करना है? वो इंडेक्सेशन भी आपको यहीं से करना है, आपको ओल्ड ओनर से, यहीं से आपको क्या करना है, इंडेक्सेशन भी करना होगा। बोलिए, यहाँ तक के सारे स्पेशल केस आपको क्लियर हुए? ठीक है, 2-3 के स्पेशल केस हो रहे हैं, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। उससे पहले ठीक है, एक पॉइंट हम पढ़ते हैं, वो है एग्जम्प्टेड कैपिटल गेन। अगला पॉइंट क्या है, वो है एग्जम्प्टेड कैपिटल गेन्स। ठीक है, अब कौन कौन से कैपिटल गेन आपके लिए एग्जम्प्टेड होते हैं? तो पहला, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अगर आपकी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया जाता है, तो जितना भी अमाउंट आएगा वो क्या होगा, एग्जम्प्टेड होगा। अब ध्यान सुनिएगा, अगर कोई रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो वो कैपिटल एसेट होती ही नहीं है। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो वो टैक्सेबल होती है, लेकिन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया जाए तो वो भी एग्जम्प्टेड हो जाएगी। और सेकंड है यूनिट्स ऑफ यूटीआई। यूटीआई का मतलब होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जो भी यूनिट्स है वो भी आपके लिए क्या होगी, एग्जम्प्टेड होगी। तो ये दोनों चीजें आपके लिए क्या होगी, एग्जम्प्टेड। दीज आर एग्जम्प्टेड कैपिटल गेन। ठीक है, तो दो हमारे एग्जम्प्टेड कैपिटल गेन हो गए। अब आता है सर एग्जम्पशंस। ठीक है, अब हमें जो एग्जम्पशन पढ़ने हैं, 54 पढ़ना है, 54B पढ़ना है, डी पढ़ना है, ईसी पढ़ना है, एफ पढ़ना है, जी और उसके आगे वाला प्रोविजन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला के जो केस है, ठीक है ना, एग्जम्पशन का, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर रेजिडेंस, और सेक्शन है आपका 54। सेक्शन कौन सा है, सेक्शन इज सेक्शन 54। ठीक है, समझिएगा। देखिएगा, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर रेजिडेंस। समझिएगा केस क्या था। मान लो आपके पास एक हाउस है, इस हाउस को आपने एक्वायर किया था 1 अप्रैल 2001, और मान लो मैं उसकी इंडेक्स कॉस्ट ही ले रहा हूं, कितने में एक्वायर किया था, 10 लाख रुपए में। अब मान के चलिए आपने जो प्रॉपर्टी इतने टाइम पहले 10 लाख रुपए में ली होगी, आज उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, अप्रोक्सीमेटली काफी ज्यादा होगी। तो मान के चलो उसकी वैल्यू आज 1 अप्रैल 2021 को, मान लो उसकी वैल्यू आ रही है 1 करोड़ रुपए। ठीक है, आपने उसको क्या कर दिया, बेच दिया। कितने में बेच दिया आपने उसको, कितने में बेच दिया, 1 करोड़ रुपए में बेच दिया। तो कैपिटल गेन कितना आ गया, 90 लाख रुपए आपका क्या आ गया, कैपिटल गेन आ गया। आप सोचो 90 लाख रुपए पर अगर आप टैक्स कैलकुलेट करते हो तो वो टैक्स अप्रोक्सीमेटली भी जाकर के करीबन 12-15 लाख रुपए का टैक्स बन जाता है। 18 लाख तो 20% रेट से बनता है, कुछ बेनिफिट वगैरह भी ले लिए तो भी 15 से 18 लाख रुपए कैश देंगे तो टैक्स बनता है।
अब सोचिए 15-18 लाख रुपए का टैक्स देना क्या नॉर्मल असेसी के लिए पॉसिबल है क्या? और 1 करोड़ का मकान होना, ठीक है ना, छोटे शहरों के अंदर भी 1 करोड़ 2 करोड़ का मकान आराम से हो जाता है, ठीक है, बड़े शहरों की तो क्या बात करें। अब उस भाई साहब ने किया क्या है कि ये मकान बेच करके दूसरा एक नया मकान बना लिया है। किया कुछ नहीं भाई साहब ने, वो जो मकान था वो मकान बेच करके उन्होंने क्या कर लिया है, उन्होंने नया मकान बना लिया है। तो क्वेश्चन आता है कि क्या उनके ऊपर इतना टैक्स लगाना जायज़ है या नहीं, क्या उनके ऊपर इतना टैक्स लगाना सही है या नहीं? आंसर है कि यार सर बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं लग रहा कि यार इतना ज़्यादा टैक्स उनके ऊपर लगाना चाहिए, क्योंकि उसने भाई साहब ने क्या किया, नया हाउस बना दिया। तो हम सरकार ने भी बोला कि एक काम करते हैं, बोला आपने कितने का नया मकान बनाया, इसे बोला मैंने 70 लाख का नया मकान बनाया। बोले ओके, आपका 70 लाख माफ़ किया और कैपिटल गेन सिर्फ माना जाएगा 20 लाख रुपए। मान लो बोलता है कि सर मैंने तो नया मकान 1 करोड़ का बना दिया या 1 करोड़ 20 लाख का बना दिया, तो ठीक है, जो आपका एग्जाम्पशन है पूरा का पूरा कैपिटल गेन को हम क्या कर देंगे, निल कर देंगे। लेकिन केस क्या है, मकान के बदले मकान, हाउस के बदले हाउस होना चाहिए। अगर हाउस के बदले हाउस है तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा आपके ऊपर, ठीक है ना, ये प्रोविजन डिट्टो एप्लीकेबल होगा आपके ऊपर। अच्छा, मकान के बदले मकान नहीं है, अगर ये वाला केस नहीं है, देन दिस प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन यू, ठीक है। चलिए पूरा केस समझिएगा, एप्लीकेबिलिटी समझिएगा। इंडिविजुअल और एचयूएफ किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ये प्रोविजन पूरा एप्लीकेबल है हर इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर। किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ये प्रोविजन एप्लीकेबल है हर इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर। वो एसेट कौन से ट्रांसफर कर रहा है, तो वो एसेट ट्रांसफर कर रहा है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। वो क्या ट्रांसफर कर रहा है, वो आपका मकान ट्रांसफर कर रहा है। कौन सी एसेट होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म एसेट नहीं होनी चाहिए। नई एसेट जो एक्वायर करिए वो कौन सी होनी चाहिए, होनी चाहिए वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो कि सिचुएटेड हो कहाँ पर, इंडिया में, ठीक है। वन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो कहाँ सिचुएट हो, इंडिया में। तो एक ही मकान के लिए बेनिफिट है। जो आपका अमाउंट है वो क्या होना चाहिए, वो कैपिटल गेन होना चाहिए। कितना एग्जम्पशन मिलेगा, जितना आपने नया इन्वेस्टमेंट किया, जितना आपने नया मकान बनवाया, या कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम होगा उसका आपको क्या मिल जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा। अब मुझे बताओ क्या मकान बनाना इतना आसान है क्या, मकान बनाना क्या गुड्डे गुड्डी खेल नहीं सर, समय लगता है, ठीक है। तो सरकार ने आपको समय दिया, कितना दिया, अगर आप परचेज कर रहे हो, अगर आप मकान परचेज कर रहे हो तो 1 साल पहले ये मकान बेचा, उससे 1 साल पहले मकान खरीद उसको भी हम एलिजिबल कर देंगे। और 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, और मकान बेचने के 2 साल बाद तक का हमने आपको टाइम पीरियड दिया फॉर परचेज, ठीक है। अब बात करें सेकंड पॉइंट की, फॉर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन तो विद इन 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर के 3 साल तक का टाइम पीरियड दिया कंस्ट्रक्शन के लिए। और परचेज के लिए कितना टाइम दिया, हाँ जी। अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो 3 साल का टाइम पीरियड दिया, 3 साल में आप मकान बना लेना तो भी हम एग्जामेशन दे देंगे। और परचेस कर रहे हो तो आज से 2 साल दे रहे हैं हम आपको, 2 साल परचेस करना, या 1 साल पहले परचेस कर लिया है उसको भी हम एलिजिबल मान लेंगे, उसको भी हम मान लेंगे कि हाँ आपके मकान है, ठीक है। अब सोचो कि क्या सरकार आपके लिए 3 साल बैठी रहेगी क्या, कि ठीक है भाई 3 साल में तो मकान बनाने ला, हम बैठे हैं उसके बाद कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। सरकार बोलेगी ऐसा थोड़ी होता है क्या, कैपिटल गेन तो आज ही चाहिए। तो हमने बोला कि नहीं साहब मकान बना रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम नया हाउस क्रिएट कर लेंगे, नया हाउस बना देंगे, आप थोड़ा सब्र रखिए। 3 साल का समय दिया सरकार ने, बोला ओके कितने का मकान बनेगा, बोला 70 लाख। कितने का मकान बनाएगा सर, आपने बोला 70 लाख का, 50 लाख का। बोले एक काम कर, ये पैसा आज तो अलग जमा कर ले। बोले अलग कहाँ जमा करूँ, तो आपको जमा कराना होगा ये पैसा CGDS में। कोई सा भी आप नॉर्मल बैंक में जाइए, वहाँ जाकर के बोलिए कि मुझे CGDS में पैसा जमा कराना है, वो आपको अलाउ कर देगा। तो ये कहलाता है CGDS, मतलब कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम, ठीक है। अमाउंट शैल बी केप्ट इन कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ठीक है। आपको किस में जमा कराना, मान लो आप 70 लाख रुपए का मकान बना सकते हो, तो 70 लाख रुपए आप क्या कर लीजिए, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा कर दीजिए। उसको धीरे 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 खर्च करते जाइएगा और मकान बना दीजिएगा।
द अमाउंट शुड बी यूटिलाइज विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड, जो प्रेस्क्राइब पीरियड है उसी में यूटिलाइज हो जाना चाहिए। अगर आपने 3 साल में नहीं बनाया तो उसको हम अमाउंट को क्या कर देंगे, आपको वापस से टैक्सेबल कर देंगे। या मान लो अमाउंट विड्रॉ करके किसी और काम में लगा दिया तो भी हम क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। देखिए, अमाउंट नॉट यूटिलाइज विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड शेल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन द प्रीवियस ईयर इन विच प्रेस्क्राइब पीरियड एक्सपायर्स। जैसे टाइम पीरियड खत्म होगा हम उसको टैक्सेबल कर देंगे। जो नई एसेट बनाया, जो मकान, अच्छा आपने क्या किया, मकान बेचा, कैपिटल गेन आ गया, मकान खरीद लेते, बच गया, वापस बेच देते, पैसा आ गया, ऐसा नहीं चलेगा। जो आपने मकान बनाया है इट शुड बी होल्ड विद यू फॉर 3 years। 3 साल तक आपको उस मकान को होल्ड करके रखना पड़ेगा। कितने साल तक, 3 साल तक उसको मकान को आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, सेल ऑफ न्यू एसेट विद इन द होल्डिंग पीरियड। ठीक है, अगर आपने उसको पहले ही बेच दिया तो क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। इट में बी शॉर्ट टर्म, इट में बी लॉन्ग टर्म, डिपेंड करेगा किसके ऊपर। अगर 2 साल के पीरियड के अंदर ही बेच दिया तो शॉर्ट टर्म, 2 साल से ज़्यादा के पीरियड में बेचा तो लॉन्ग टर्म। कैसे होगा, सबसे पहले आप बोलेंगे सेल कंसिडरेशन जो भी है, फिर आप बोलेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिड्यूस बाय कैपिटल गेन। ठीक है, मान लो कैपिटल गेन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 10 लाख रुपए और आपने कैपिटल गेन लिया था 6 लाख रुपए, तो वो माइनस कर दीजिएगा। ये जो अमाउंट आएगा ये आपका बन जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर लॉन्ग टर्म होगा तो ये जो अमाउंट आएगा इसका आपको क्या करना पड़ेगा, इंडेक्सेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा पहला एग्जम्पशन सेक्शन 54। यहाँ पर क्या किया आपने, तो इन नटशेल समझिएगा। एक मकान बेच करके अगर आप दूसरा मकान खरीद लेते हो, आई रिपीट अगेन, एक मकान बेच करके अगर आप दूसरा मकान खरीद लेते हो और उसके लिए जो टाइम पीरियड दिया है हमने खरीदने का वो है ट्रांसफर से 1 साल पहले, ट्रांसफर के 2 साल बाद या कंस्ट्रक्शन करने के लिए 3 साल। इस टाइम पीरियड में आप क्या कर देना, उस मकान को खरीद लेना। अगर आपने खरीद लिया तो हम आपके लिए कैपिटल गेन को पूरी तरह से क्या कर देंगे, एग्जम्प्ट कर देंगे। ठीक है, जो नया मकान लिया उसको 3 साल तक रखना है। अगर अमाउंट यूटिलाइज नहीं किया या मकान 3 साल में बेच दिया तो वो कैपिटल गेन आपके लिए वापस से रीटैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये था पहला एग्जम्पशन सेक्शन 54। अब आता है हमारा सेकंड एग्जम्पशन, वो है सेक्शन 54B। सेक्शन 54B किसके लिए है, सेक्शन 54B है वो लैंड जो एग्रीकल्चर पर्पज में काम आती है। बोलेंगे सर एग्रीकल्चर पर्पज वाली, बहुत जगह बातें करी है हमने एग्रीकल्चर पर्पज वाली एसेट के लिए, कहाँ कहाँ बातें करी है सोचिएगा। पहला पहला कहाँ बात करी हमने, अगर हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है, अगर हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कौन सी लैंड है, वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है। 10,000 की कम की पॉपुलेशन में आती है, 10,000 से 1 लाख के बीच में बियॉन्ड 2 किलोमीटर आती है, 1 लाख से 10 लाख के बीच में बियॉन्ड 6 किलोमीटर आती है, 10 लाख से ऊपर में बियॉन्ड 8 किलोमीटर आती है। अगर वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो वो एसेट ही नहीं होती है। अगर वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, सरकार ने कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया तो एग्जम्प्टेड हो जाती है। तो ये बच गया। उसके अलावा कि आपकी कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है और उसको आपने खुद ने बेचा तो क्या ट्रीटमेंट होगा। प्रोविजन एप्लीकेबल सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर, कंपनी वगैरह किसी को बेनिफिट अलाउड नहीं होगा। एसेट कौन से ट्रांसफर करिए, वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमको कैसे मालूम चलेगा कि वो एग्रीकल्चर लैंड ही है। तो पॉइंट ये है, यूज फॉर एग्रीकल्चर बाय हिम और हिज पेरेंट्स फॉर 2 years इमीडिएटली प्रायर टू ट्रांसफर। एग्रीकल्चर लैंड को बेचने से पहले कम से कम वो 2 साल आपके लिए किस काम में आनी चाहिए, वो एग्रीकल्चर पर्पज में काम में आनी चाहिए। तो अगर एसेट है तो इसका नेचर क्या होगा, ये या तो हो सकती है लॉन्ग टर्म या हो सकती है शॉर्ट टर्म। ठीक है, न्यू एसेट टू बी एक्वायर्ड, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो नई जो है वो अर्बन भी हो सकती है, रूरल भी हो सकती है। अमाउंट कहाँ इन्वेस्ट करना है, अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है कैपिटल गेन के अंदर। अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन कितना होगा, न्यू एग्रीकल्चर लैंड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, न्यू कैपिटल गेन और, ठीक है, और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लोअर आपके लिए क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। बाकी पूरा का पूरा प्रोविजन वही है, मतलब कि सेम सीजीडी स्कीम एप्लीकेबल होगी, टाइम लिमिट वही है। ठीक है ना। हाँ जी, तो बाकी सारे प्रोविजंस जैसे आपको दिख रहे हैं सर, बाकी सारे प्रोविजंस बिल्कुल वही के वही हैं। ठीक है, तो जैसे मैं पढ़ लेता हूँ आपको। टाइम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट, बस यहाँ चेंज है थोड़ा सा कि टाइम लिमिट जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर हमने 54 के अंदर टाइम लिमिट दिया था -1 +2 और +3, और कंस्ट्रक्शन के लिए +3 दिया था। यहाँ पर जो टाइम लिमिट दिया है वो 2 years दिया है कि आपको प्रॉपर्टी बेचने के 2 साल के अंदर नई प्रॉपर्टी खरीदनी है।
अब 2 साल लंबा पीरियड हो गया, ठीक है। हम तो कैपिटल गेन जो इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे होता है इसी साल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट करें? तो बोले एक काम करो, आप CGDS स्कीम को फॉलो कर लो। क्या करो, जो भी पैसा है वो कहाँ डाल दो, आप CGDS स्कीम के अंदर डालो। अमाउंट शेल बी केप्ट इन द कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। द अमाउंट शुड बी यूटिलाइज विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड, जो टाइम पीरियड उसी में यूटिलाइज करना है। अमाउंट नॉट यूटिलाइज विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड शेल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिनल। जो ओरिजिनल गेन था वही ये भी मान लिया जाएगा, ठीक है। तो सेम पॉइंट है, मतलब कि आपको अमाउंट 2 साल का टाइम पीरियड जो दिया है उसके अंदर आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर 2 साल के अंदर आपने यूटिलाइज नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए, टैक्सेबल। होल्डिंग पीरियड ऑफ न्यू एसेट्स क्या होगी, तो 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। जब से आप प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो उससे 3 साल के अंदर में आपको नई प्रॉपर्टी को बेचना नहीं है, नई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर आपको नहीं करना है। अगर आपने नई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया तो वापस से क्या आ जाएगी, रीटैक्सेबिलिटी। रीटैक्सेबिलिटी का फॉर्मूला बिल्कुल वही है जो हमने पहले पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने फॉर्मूला, सेल कंसीडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कैपिटल गेन अंडर 54। ये हो जाएगा हमारा कैपिटल गेन और रिमेनिंग अमाउंट को क्या हो जाएगा हमारा टैक्सेबल एज अ शॉर्ट टर्म। 2 साल टाइम 3 साल टाइम पीरियड का हो सकता है वो शॉर्ट टर्म हो जाए, हो सकता है वो लॉन्ग टर्म हो जाए, डिपेंडिंग ऑन द केस टू केस, ठीक है। तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, कैपिटल गेन में पूरा पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, सारे स्पेशल केसेस पढ़ चुके हैं। फिर हम एग्जाम्पशन पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पशन में 54 पढ़ लिया, 54B पढ़ लिया। अगला आता है 54D। 54D कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के बारे में, ठीक है। तो सेक्शन है हमारा 54D, समझिएगा। अगर हमने कोई एसेट ट्रांसफर करी है, अगर हमने कोई एसेट ट्रांसफर करी है, क्या यूज है उसका, इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। हमने कोई लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर करी है जो कि पहले किस में काम आ रही थी, जो कि इंडस्ट्रियल पर्पस में काम में आती थी। इस एसेट का नेचर क्या है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, दोनों हो सकती है, जो कि इंडस्ट्रियल पर्पस में ही काम में आ रही थी। एक्चुअली एक इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग है, ठीक है, उसका गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, कंपल्सरी एक्वायर कर लिया। अब गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर कब करती है, तो कई बार क्या होता है कि जो एसेट वगैरह है वो रेजिडेंशियल एरिया में आ रही है या कुछ ऐसे एरिया में आ रही है जहाँ पर लग रहा है कि यार यहाँ हाईवे निकल जाना चाहिए, तो सरकार क्या बोलती है उनको कि काम कर रहे हैं, हम आपसे प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आपको अच्छा खासा पैसा दे देंगे या आपको नई ज़मीन दे देंगे, जो भी हम लेना चाहो। तो अगर आपको अच्छा खासा पैसा दे दिया तो ये भी क्या मान लिया जाएगा, देखो सरकार खुद आपसे प्रॉपर्टी ले रही है और उसको भी क्या माना जा रहा है, उसको भी आपके लिए कैपिटल गेन अज्यूम किया जा रहा है, ठीक है। अमाउंट का इन्वेस्ट करना है, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन न्यू एसेट, ठीक है, होगी कैपिटल गेन। कितना एग्जाम्पशन मिलेगा, लीस्ट अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम होगा वो अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। टाइम लिमिट क्या है इन्वेस्टमेंट की, द मैक्सिमम टाइम पीरियड इज 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। 3 साल के अंदर में आपको एसेट को क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, वो है CGDS, इसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम, ठीक है। सेम प्रोविजन है जो हमने 54 में पढ़ा, 54B में पढ़ा, सेम टू सेम प्रोविजन है 54D में कि अमाउंट शैल बी केप्ट इन द CGDS ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग ऑफ इनकम। 139(1) की जो हमारी ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग की, ठीक है, नॉर्मल SSC 31 जुलाई, 30 सितंबर या ठीक है ना 30 नवंबर, जो भी हमारी डेट आ रही है। द अमाउंट शुड बी यूटिलाइज विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड। नहीं यूटिलाइज किया तो टैक्सेबल हो जाएगा। नई एसेट जो परचेज करी है वो 3 साल तक आपको अपने पास में रखनी है। नई जो एसेट है वो इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग ही होने चाहिए। और अगर आपने उसको बीच में बेच दिया तो सेम फॉर्मूला, सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस रिड्यूस एज पर सेक्शन 54D, जो एग्जाम्पशन लिया वो, और रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ, और सेक्शन है 54EC। गेट बंद करना, सेक्शन 54EC। तो अगर कोई सा भी एसएससी हो, एनी एसएससी, उसने एसेट कौन सी ट्रांसफर करी है, एनी लैंड और बिल्डिंग या दोनों, नेचर ऑफ एसेट क्या है, वो हो सकता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है। न्यू एसेट जो एक्वायर करी है वो कौन से हैं, अब देखें यहाँ पर
गवर्नमेंट ने जो पुराने प्रोविजन अभी तक के प्रोविजन डाले उसमें से वही एसेट बेच करके वही एसेट खरीद रहे हो। मतलब रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग से बिल्डिंग कन्वर्ट करी। तो अभी तक का जो प्रोविजन चल रहा था वो हमारा सेम प्रोविजन चल रहा था। अब आता है हमारा नया प्रोविजन। यहाँ आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट शुड बी इन बॉन्ड्स। नई जो एसेट है वो क्या होनी चाहिए, इट शुड बी इन बॉन्ड्स। तो आपने नई जो एसेट एक्वायर करी है, बॉन्ड्स ऑफ एनएच चाहिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आरईसीएल और एनी अदर बॉन्ड नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर आपने ये बॉन्ड परचेस किए हैं जो कि रिडीमेबल होने चाहिए आफ्टर 5 ईयर, तो जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे इन बॉन्ड में उतना अमाउंट हम आपके लिए क्या कर देंगे, एग्जम्प्ट कर देंगे। अमाउंट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए न्यू एसेट में, और एसेट हमारे लिए फिक्स है कि कौन से होने चाहिए, ये जो बॉन्ड्स है एनएचआईए या आरईसीएल के जो बॉन्ड्स है वही होने चाहिए। कितना एग्जम्पशन मिलेगा, जितना आपने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है या आपका कैपिटल गेन अमाउंट है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट और आ जाता है, द मैक्सिमम एग्जम्पशन इज ₹50 लाख ओनली। 50 लाख रुपए का एग्जम्पशन मिलेगा, 50 लाख से ऊपर का एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा। टाइम लिमिट क्या है, द मैक्सिमम टाइम लिमिट इज 6 मंथ। क्या सीजीडीएस है, तो सीजीडीएस अलाउड नहीं है। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। इफ यूनिट्स आर ट्रांसफर्ड एट एनी टाइम विद इन द पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम इट्स एक्विजिशन, द कैपिटल गेन टू द एक्सटेंट एग्जम्प्ट अर्लियर वुड बी चार्जेबल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। सिंपल है सर, टाइम पीरियड जो दिया है उस टाइम पीरियड में आपको होल्ड करके रखना है, नहीं किया तो वापस से क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। अब टैक्सेबल लॉन्ग टर्म इसलिए हो रहा है बिकॉज द फर्स्ट एसेट वाज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ये हमारी जो एसेट थी कौन सी एसेट है, ये हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। तो जो कैपिटल गेन आ रहा है वो भी कौन सा होगा, वो भी हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होगा, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया, सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC। अगला आता है 54EE। एक मिनट, अगला जो आ रहा है वो है सेक्शन 54EE, exemption of long term capital gain on investment in notified units of specified fund। जैसे हमने 54EC पढ़ा था वैसा का वैसा हमारा कौन सा प्रोविजन होता है, वैसा का वैसा प्रोविजन हमारा होता है 54EE। एप्लीकेबल है ऑल एसेसी के ऊपर, ठीक है। कोई सी भी एसेट ट्रांसफर करो लेकिन वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आपने ट्रांसफर करी है। अब यहाँ पर जो आपने बॉन्ड खरीदे थे वो एनएचआई, आरईसीएल या नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट थे। यहाँ जो बॉन्ड है वो है नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड फंड टू रेज फंड फॉर एलिजिबल स्टार्टअप ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो भी एलिजिबल स्टार्टअप है उसके लिए आपने फंड बोरो किए हैं। जो नया इन्वेस्टमेंट है वो किस में होना चाहिए, इट शुड बी इन कैपिटल गेन। कितना एग्जम्पशन मिलेगा, जितना आपने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है या जितना कैपिटल गेन है, विच एवर इज लोअर। और जो मैक्सिमम एग्जम्पशन है वो कितना हो सकता है, द मैक्सिमम एग्जम्पशन इज ₹50 लाख ओनली, ठीक है। टाइम लिमिट क्या है, वही सर 6 महीने। सीजीडीएस यहाँ पर अलाउड नहीं होगी, ऑब्वियसली सर टाइम पीरियड जब 6 महीने दे रहे हैं तो सीजीडीएस कभी भी हमको अलाउड नहीं होगी, ठीक है। होल्डिंग पीरियड ऑफ न्यू एसेट, नई एसेट को कितने साल तक होल्ड करना है, कम से कम 3 साल तक नई एसेट को आपको होल्ड करके रखना होगा, ठीक है। सेल ऑफ न्यू एसेट विद इन द होल्डिंग पीरियड, अगर आपने उस एसेट को 3 साल के पहले बेच दिया तो क्या होगा, इफ यूनिट्स आर ट्रांसफर्ड एनी टाइम विद इन अ पीरियड ऑफ 3 year फ्रॉम इट्स एक्विजिशन, द कैपिटल गेन टू द एक्सटेंट एग्जम्प्ट अर्लियर वुड बी चार्जेबल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए, वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। सेम प्रोविजन है सर, आपको 3 साल तक उस एसेट को एक्वायर करके रखना है, नहीं रखा तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अगला पॉइंट आता है वो सबसे इंटरेस्टिंग है, वो है सेक्शन 54F। इंटरेस्टिंग तो क्या है, मतलब यहाँ जो एग्जम्पशन मिलता है वो मिलता है बाय फॉर्मूला। अभी तक के प्रोविजन में आपको एग्जम्पशन डायरेक्टली मिल रहा था, मतलब जितना नया इन्वेस्टमेंट कर लोगे उतना एग्जम्प्ट हो जाएगा। यहाँ जो एग्जम्पशन मिलेगा, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट्स अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, मकान के अलावा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची। अभी सुनना, 54 में क्या बोला, मकान के बदले मकान। यहाँ क्या बोल रहे हैं, कोई सी भी प्रॉपर्टी बेचो और मकान बनाओ। एप्लीकेबल किसके ऊपर है, सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर है। एसेट कौन सी ट्रांसफर करिए, एनी
लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, फॉर एग्जांपल शेयर्स आपने बेचे, फॉर एग्जांपल गोल्ड आपने सेल किया, कोई सी भी एसेट बेची है अदर देन हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। नेचर ऑफ एसेट क्या है, लॉन्ग टर्म एसेट होनी चाहिए। तो कंडीशन क्या है, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट द असेसी शुड नॉट ओन मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। असेसी के पास में एक या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो न्यू एसेट एक्वायर करनी है वो एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है। ठीक है, तो कोई से भी एसेट बेचो और मकान बनाओ, पहले क्या था, मकान बेचो मकान बनाओ। तो गवर्नमेंट एक्चुअली किसके पीछे पड़ी हुई है, मकान के पीछे पड़ी हुई है कि आप मकान बनाओ, हम आप पे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। अमाउंट किस में इन्वेस्ट करना है, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन द न्यू एसेट, नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा। अब कैसे एग्जाम्पशन मिलेगा, देयर एग्जाम्पशन विल बी बाय अ फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इन द न्यू हाउस। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इन द न्यू एसेट्स, न्यू हाउस। टाइम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट क्या है, अगर परचेज की बात करें विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। और कंस्ट्रक्शन सेम कहाँ पर है, ये का ये सेम प्रोविजन पड़ा था अपने सेक्शन 54 में। परचेज कर रहे हो तो -1 और +2, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो +3 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, क्या यहाँ पर कैपिटल गेन स्कीम एप्लीकेबल होगी, बोले यस सर कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम इज एप्लीकेबल। ठीक है, द अमाउंट शेल बी केप्ट इन द कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, बिल्कुल वही प्रोविजन। अमाउंट जो है वो प्रेस्क्राइब पीरियड में यूटिलाइज हो जाना चाहिए। अगर हमने अमाउंट प्रेस्क्राइब पीरियड में यूटिलाइज नहीं किया तो क्या होगा, अमाउंट नॉट यूटिलाइज विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड शैल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द पीरियड एक्सपायर्स। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा, वहाँ फॉर्मूला होगा LTCG अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन मल्टीप्लाइड बाय अनयूटिलाइज्ड अमाउंट। ठीक है, होल्डिंग पीरियड क्या है, 3 years फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन। सेल ऑफ न्यू एसेट विद इन द होल्डिंग पीरियड, the capital gain exempt earlier under 54F shall be treated as long term capital gain of the previous year in which the new asset is transferred। जब भी नई एसेट ट्रांसफर करोगे तो ये प्रोविजन आपका एप्लीकेबल होगा। हाँ जी, क्लियर है। अब से इससे रिलेटेड कुछ मिसलेनियस पॉइंट आते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है वो है रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। ठीक है, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम क्या होती है, फॉर एग्जांपल मान लो कोई मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स है, इनकी एज मान लो 75 ईयर्स वगैरह हो गई है, 70 ईयर्स हो गई है, रिटायर्ड हो चुके हैं, और इनके पास अर्निंग का अभी कोई सोर्स नहीं है। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि सर हर आदमी और कुछ करे ना करे एक मकान जरूर बनाता है। तो इनके पास में क्या है, एक हाउस है। अब ये सोच रहे कि यार अर्निंग का कोई सोर्स है नहीं, बच्चे बच्चे हैं नहीं या फिर साथ नहीं दे रहे, जो भी सिचुएशन है। अब ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि काम करते हैं, इस हाउस से कैसे इनकम अर्न करें, हाउस में तो रहना भी है पर हाउस की कुछ तो वैल्यू, अच्छी खासी वैल्यू है। तो ये क्या करते हैं, ये हाउस को बैंक को दे देते हैं। बैंक को देते नहीं है, बैंक को सिर्फ क्या बोलते हैं, बैंक को मॉर्गेज बोलते हैं कि सर हम अनलिमिटेड साल तो जिएंगे नहीं, कभी ना कभी हमारी लाइफ तो खत्म होगी, तो हम आपको हमारा हाउस जो है वो मॉर्गेज दे रहे हैं और आप हमको पर मंथ कुछ अमाउंट ट्रांसफर करते रहना। तो बैंक वाला बोलता है कि ठीक है 15,000, 20,000 या 25,000 जो भी उस हाउस की वैल्यू के अकॉर्डिंग पर मंथ इनको ट्रांसफर करता रहता है। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन कहलाता है रिवर्स मॉर्गेज का ट्रांजेक्शन। ठीक है, जब प्रॉपर्टी आपने मॉर्गेज कर दी और उसके बदले में आप क्या कर रहे हो, पैसा ले रहे हो बैंक से। अब अगर आपने ऐसा कोई ट्रांजेक्शन किया है तो सबसे पहला पॉइंट, इसके ऊपर कैपिटल गेन चार्जेबल नहीं होगा, इट इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर ऑफ हाउस। ठीक है, अब मान लो इनकी एज हो जाती है, एज खत्म हो गई, सब कुछ हो गया। ठीक है, मान लो अगर इनकी एज हो जाती है और एज होने के बाद में या तो बैंक प्रॉपर्टी को सेल कर देता है,
या बैंक क्या करता है कि अगर उनके लीगल हायर तो उनको ऑप्शन देता है कि आपके पेरेंट्स ने या जो भी आपके रिलेटिव है इनने हमसे इतना पैसा लिया, या तो पैसा देकर के वो प्रॉपर्टी आप हमसे ले लो या हम प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर लेते हैं। तो इन दोनों केस में या तो प्रॉपर्टी ऑक्शन हो जाए, ठीक है, या प्रॉपर्टी को वापस से उसके लीगल हायर्स को दे दिया जाए, ठीक है। दोनों ही केस में ध्यान रखिएगा, दोनों ही केस में जो प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं होगी। ये ट्रांजेक्शन भी क्या होगा, दिस ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो एग्जम्प्टेड, ये ट्रांजेक्शन भी क्या माना जाएगा, ये भी एग्जम्प्टेड माना जाएगा। ये वाला ट्रांजेक्शन भी एग्जम्प्टेड है, प्रॉपर्टी आप दे रहे हैं वो भी ट्रांजेक्शन एग्जम्प्टेड, सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर एग्जम्प्टेड माने जाए, ठीक है। अच्छा, अगला जो प्रोविजन है, जब हम यहाँ पर हमने एग्जम्प्टेड के सारे प्रोविजंस देख लिए, एग्जम्पशन वगैरह सारे कर लिए, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा एक पॉइंट और होता है, इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स कंप्यूटेशन होता है, ठीक है। आपको क्या करना होता है, आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के ऊपर क्या निकालना होता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के ऊपर आपको टैक्स कंप्यूट करना होता है। तो ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म के ऊपर जो टैक्स रेट होती है वो कितनी होती है 20%, और शॉर्ट टर्म के ऊपर टैक्स रेट कितनी होती है 15%। कुछ स्पेशल केस के अंदर इसकी टैक्स रेट कितनी हो सकती है 50% भी हो सकती है, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और आता है, वो आता है कि सर शेयर्स, जो लॉन्ग टर्म शेयर्स हैं उनके ऊपर कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट किया जाएगा, ठीक है। तो वो जो पॉइंट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, और ये जो टोटल कंप्यूटेशंस है, ठीक है ना, तो ये कंप्यूटेशन वाला जो पार्ट है मैंने चैप्टर 11 जब कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। इसी तरह की अगर आपको फुल लेक्चर्स चाहिए तो आप बाय कर सकते हैं, बहुत मिनिमम रेट पर हमने इनको प्रोवाइड किया है, ठीक है ना। आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, 1-to-1 इंटरेक्शन रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। दोनों मोड अवेलेबल है, पेन ड्राइव मोड अवेलेबल है, गूगल ड्राइव मोड अवेलेबल है, आप जैसा चाहे वैसा परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय।